नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं जिसमें कि 4 मॉक टेस्ट पेपर आपने हल किए हैं। ये 5वें नंबर का है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, 100 MCQs बाइलिंगुअल फॉर्मेट। इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, प्रश्न नए हैं तो उन्हें हल करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो इसे पॉज करके देख लीजिएगा और अदरवाइज यहाँ से देखिए। यहाँ पर ये कहा गया, पहला प्रश्न आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पुरापाषाण या पुरातात्विक स्थल इसमें से कौन सा है अथवा कौन से हैं। नीचे कुछ स्थलों के नाम दिए हैं जिसमें कि धसान को आप देख रहे हैं, कुंडला है, वनगंगा है, सोनार है और टिकला या टिकुला है, इसका दोनों नाम। तो बताइए इसमें से एमपी के अंदर कौन कौन से हैं। और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो भी दिया हुआ है कि विच ऑफ द पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इज आर रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। देख लीजिए, इसमें चुनने का विकल्प है आपके पास। सभी सत्य हो सकता है या इसमें से कुछ ही सत्य हो सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सब सत्य हैं, कुछ भी तो गलत नहीं है। जितने इसमें साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और ये जो टिकुला या टिकला आप देख रहे हैं ये एक रॉक कट शेल्टर है, मतलब गुफा आवास है। तो पहले के समय में जो एकदम पैलियोलिथिक वाला समय था उस समय गुफा आवास ही मनुष्य का होता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है तो लिस्ट 1 में जिलों के नाम है और लिस्ट 2 जो है उसमें एंशियंट नेम या मॉडर्न नेम करके दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे प्राचीन नाम लिखा है लेकिन कुछ जो है इसमें से प्राचीन नाम की जगह पे मॉडर्न नेम है। फिलहाल इसे मिलाते हैं। तो मिला ये पहले से ही है, इसमें से आपको एक जो गलत मिलान है वही चुनना है, यानी जो नॉट करेक्टली मैच है वही आपको ढूंढना है। देखिए, जिले का नाम है कक्कनतबाद, मांधाता, पश्चिमी निमाड़ और दशरन। अब यहाँ पे कक्कनतबाद जो है उसके आगे क्या लिखा है, सांची लिखा है। मांधाता के आगे खंडवा लिखा है। वेस्ट निमाड़ जो है उसके आगे त्रिपुरी लिखा है और दशरन जो है उसके आगे विदिशा लिखा है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। पूरा प्रश्न दोनों भाषाओं में आपके सामने है, इसे देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। पश्चिमी निमाड़ का संबंध त्रिपुरी से नहीं होगा। तो पश्चिमी निमाड़ का संबंध किससे होगा बताइए। इसका संबंध आधुनिक जो खरगोन जिला है उससे होगा और बाकी सब इसमें ठीक। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। जनगढ़ सिंह श्याम एक अग्रणी समकालीन भारतीय कलाकार थे। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उस वेन्यू या उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो ये पटना बिहार का क्षेत्र था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये पैदा हुए थे अथवा मंडला मध्य प्रदेश में ये जन्म लिए थे। बताइए इसमें से स्थान कौन सा होगा। इन व्यक्ति के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप बेहतर कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला होगा। मंडला मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। और इनके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो 1962 से लेकर इनका जो समय है वो पूरा 2001 तक का रहता है। और ये एक समकालीन भारतीय कलाकार थे। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भारतीय कला के क्षेत्र में योगदान दिया। और जनगढ़ ने जो मध्य प्रदेश की विधानसभा का विधान भवन है और भोपाल का जो भारत भवन है, दोनों के अंदर वाले हिस्सों पर चित्रकारी करने का काम किया था। ये एक बड़ी बात है। इनका जन्म गोंड परिवार में हुआ था और जिस गाँव में ये पैदा हुए थे उस गाँव का नाम था पाटनगढ़। इसे आपने देखा। फिलहाल इसका जो डी वाला आंसर है वो सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों को आपको देखना है, उसमें से जो गलत है उसका चुनाव करना है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। देखिए, पहले वाले में कहा जा रहा है कि बनाफर और भदावरी ये बुंदेली बोली के मिश्रित रूप हैं। मतलब बुंदेली भाषा जो होती है, भाषा नहीं बल्कि बोली की यहाँ बात हो रही है, तो उस बोली का ये मिक्स फॉर्मेट है। इसके बाद लोदिया जो है ये पश्चिमी बघेलखंड क्षेत्र की मिश्रित बोली है। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखिएगा और वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में है। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। देकर बताइए कि कौन सा गलत है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों गलत हो सकता है, कोई एक गलत हो सकता है या कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, ये भी विकल्प है। फिलहाल इसका अगर हम देखें तो बी वाला गलत है। जो लोदिया के बारे में कह दिया है कि पश्चिमी बघेलखंड क्षेत्र की मिश्रित बोली है, यही गलत है और इसीलिए हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये गलत क्यों है। तो गलत ये इसलिए है क्योंकि लोदिया जो है वो बालाघाट क्षेत्र की मिश्रित बोली, ये बघेलखंड क्षेत्र नहीं है बल्कि बालाघाट का रीजन है। और बनाफरी जो है ये उत्तर पूर्वी जो बुंदेलखंड है और पश्चिमी बघेलखंड क्षेत्र वहाँ पे बोली जाने वाली मिश्रित बोली है। बनाफर, कुंडली और भदावरी ये बुंदेली की ही बोलियाँ हैं, मतलब बुंदेली की ही ये ब्रांचेज हैं। और भदावरी जो है ये ग्वालियर, आगरा, मैनपुरी, इटावा इन क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब इसके अंश दिखाई देते हैं। फिलहाल इसका बी वाला होगा। इसके बाद 5वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ महल का नाम दिया है और दूसरी तरफ स्थान दिया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। लिस्ट 1 में पैलेस है और लिस्ट 2 में लोकेशन है। तो पैलेस में आप पहला देख रहे हैं जय विलास है, दूसरा बघेलियन पैलेस है। इसके बाद तीसरा जो है वो सतखंडा है, यहाँ पर आप दोनों भाषाओं में देख पा रहे हैं, और जहाज महल है। तो जय विलास जो है ये इसका स्थान दिया है ग्वालियर। उसके बाद जो बघेलियन पैलेस है उसका स्थान दिया है मंडला। इसके बाद आप देख रहे हैं सतखंडा पैलेस, तो इसका स्थान मांडू दिया है और जहाज महल का जो जगह दिया है वो दतिया है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। एक से ज़्यादा गलत है, ये एक बड़ी बात है। अब कितने गलत हैं और कौन कौन सा है ये आपको चुनना है, देख लीजिए।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। तीसरा और चौथा इसमें गलत है, इसे मिटा देते हैं और फिर से देख लेते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ये कहा गया है कि तीसरा और चौथा मतलब सी वाला और डी वाला ये इनकरेक्टली मैच है। कैसे? तो जो सतखंडा पैलेस है, इसमें जो सी वाला आप देख रहे हैं, उसे वीर सिंह पैलेस भी कहा जाता है और इसमें 35 लाख रुपए का खर्चा करके इसको बनवाया गया है। 9 साल करीब बनने में लगते हैं, तो ये तो समय लगेगा ही। फिलहाल मुख्य बात यह है कि ये है कहाँ पर, तो दतिया जो शहर है उसके पश्चिमी हिस्से में एक अलग से चट्टानी हिस्सा है, वहाँ पर ये स्थित है। तो इसकी लोकेशन मांडू दे रखी है, इसलिए गलत है। और उसके बाद जहाज महल जो है ये मांडू धार वाले रीजन में पड़ता है। ये 2 अलग अलग जो आर्टिफिशियल लेक हैं उनके बीच में पड़ता है। ये कुछ बातें हैं। तो इसका जो सी और डी वाला है वो गलत है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। बाकी दोनों सही हैं, तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि वेस्टिब्यूल ये किस वास्तुकला की विशेषता है। वेस्टिब्यूल जो है ये किस वास्तुकला का यानी आर्किटेक्चर का फीचर है। यहाँ पर दिया हुआ है मालवा आर्किटेक्चर या फिर बुंदेलखंड आर्किटेक्चर या फिर निमाड़ या फिर बघेलखंड। ये सब वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर के नाम है, इसमें से आपको चूज करना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी बुंदेलखंड की जो वास्तुकला है, बुंदेलखंड का जो आर्किटेक्चर है उससे ये वेस्टिब्यूल संबंध रखता है। वेस्टिब्यूल और उरुशृंग ये दोनों बुंदेलखंड की जो वास्तुकला है उसके विशेषता के तौर पे देखे जाते हैं। और बुंदेलखंड की वास्तुकला को खजुराहो का उपशैली के तौर पे यानी खजुराहो की जो सब स्टाइल है उसके तौर पे देखा जाता है। 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में जो चंदेल शासक थे उसके द्वारा इसे पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होता है, तो वहीं से ये पनपना स्टार्ट होती है। अब जो वेस्टिब्यूल होता है ये असल में क्या चीज़ है, इसके शब्द के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यह एक गर्भगृह वाला होता है, मतलब जो इसमें स्थापत्य बनता है उसके अंदर एक गर्भगृह होता है और उसके अलावा बरामदा होता है। बरामदे से एक लंबा रास्ता गया हुआ होता है, ये इस स्थापत्य की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका बी वाला सही। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। 8 पत्ती के फूल यानी 8 पेटल फ्लावर्स निम्नलिखित में से किस पेंटिंग से संबंधित हैं। अलग अलग पेंटिंग्स में फूलों को बनाने का या जो पच्चीकारी होती है, नक्काशी होती है, उसको करने का भिन्न भिन्न तरीका होता है। और उसमें ये 8 पत्तियों वाले जो पेटल फ्लावर हैं इनके विषय में बोला गया है। इसमें देख लीजिए किस पेंटिंग की विशेषता है। तो ये मंदना है या मंदाना इसको कहा जाता है, तिलंगा है, थापा है और संजा है। यहाँ पर कुछ जो पेंटिंग्स हैं उनके नाम दिए, इसमें से कौन वाली होगी देखकर बताइए। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ये संजा है। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वही सही है, ठीक है, डी वाला इसका हो जाएगा। संजा जो है ये मालवा क्षेत्र की पेंटिंग है और 16 दिनों के लिए अलग अलग जो पारंपरिक इसमें क्रम होता है या आप सीक्वेंस कह सकते हैं, उसमें इसकी आकृतियां बनाई जाती हैं। और इसमें 8वें दिन, जो 8वां दिन होता है, जैसे आपने देखा ना 16 दिन है, तो 8वें दिन 8 पत्ती का फूल बनाया जाता है, ये इसकी विशेषता है। पहला दिन जो होता है उस दिन पंखा, दूसरा दिन जो होता है उस दिन बीज का बिजौरा, तीसरा दिन जो होता है उस दिन तिजोरा, चौथा दिन जो होता है उस दिन चौपर, उसके बाद 5वें दिन अविवाहित, 6वां दिन छबड़ी, उसके बाद 7वां दिन सटिया। इस प्रकार से होता है। और 8वां दिन जो होता है उसमें 8 पत्ती के फूल से ये जुड़ा हुआ होता है। ये आपने देखा, तो कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में घुसने की आवश्यकता नहीं है, इसका नाम जानते रहिए। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ 2 ही स्टेटमेंट है मोटे मोटे, इन्हें देख लेते हैं और इसमें से आपको गलत तलाशना है, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसे पहले ही देख लीजिए। देखिए इसमें कहा गया है कि 1296 का जो समय था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के अभिषेक के बाद मालवा पर हमला किया था और इसका नेतृत्व उसके सेनापति अयन उल मुल्क ने किया था। इसका नाम मुल्तानी उपनाम था, इसे आप देख रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया कि अलाउद्दीन ने अयन उल मुल्क मुल्तानी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था और मालवा में अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद अयन उल मुल्क मुल्तानी जो है ये मांडू पर घेरा डालता है और वहाँ पे जो मलहक देव हैं या महलक देव हैं उनको मार डालता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो विस्तारवादी नीतियाँ थी वो फेमस है, मतलब ये सिकंदर की तरह से विश्व विजय करना चाहता था। इसकी महत्वाकांक्षा उतनी ज़्यादा प्रबल थी, लेकिन इसके जो करीबी यहाँ सलाहकार रहते हैं या मित्र आप कह सकते हैं, वो ऐसा करने से इसे मना करते हैं कि भाई इतने ज़्यादा आप व्यापक तौर पे मत फैलिए, भारत वाले क्षेत्र को ही देखिए। तो दक्कन वाले क्षेत्र के लिए इन्होंने अभियान चलाया था, तो बीच में मध्य प्रदेश भी पड़ता है, तो ये मालवा पर हमला करता है अथवा नहीं, ये आपको देखना है। साथ ही साथ डेट वगैरह को भी ध्यान दीजिएगा। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ना तो पहला ही गलत है और ना ही दूसरा गलत है, हम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। 1296 वाला जो समय है उस समय अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य अभिषेक के बाद पहले मालवा पर हमला कर देता है और उसमें जो इसके अभियान का नेतृत्व करने वाला सेनापति है वो मुल्तानी था और इस हमले में परमार राजा थे हीनांद, इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें हीनानंद भी कहा जाता था, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1305 ये जो समय है ये 1305 का है। 1305 में दिल्ली सल्तनत का ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी, तो ये मध्य भारत में मालवा का जो परमार साम्राज्य है उस पर कब्जा करने के लिए एक सेना भेजता है और वहाँ पे जो परमार मंत्री है गोगा उनको हरा देता है। और उसके बाद किले में जो परमार राजा है मलहक देव वो आकर छिप जाते हैं। और कौन सा किला रहता है, तो मांडू का किला रहता है, वहाँ जाके ये छिपे रहते हैं और बाद में इन्हें खुजवाकर मार डाला जाता है। मतलब इनका जो राज्यपाल है मुल्तानी, जो कि बाद में राज्यपाल बन जाता है, तो वो इन्हें खोजकर मार डालता है। इस प्रकार की कहानी है। फिलहाल इसका दोनों सही है, तो इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। विंध्य हिमालय की यहाँ पे
बात की जा रही है, तो विंध्य हिमालय कोई भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, ये एक लिटरेरी वर्क है। अब ये किसका लिटरेरी वर्क है ये आपको ढूंढना है, मतलब इसे लिखने वाले व्यक्ति कौन है। तो मकबूल फिदा हुसैन ने इसको लिखा है, शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है, विष्णु चिंचोलकर ने लिखा है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। ये चारों नाम आप देख रहे हैं और इसमें से इसके रचयिता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा विंध्य हिमालय को लिखा गया है, ये इन्हीं की रचना है। अब इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को होता है। 5 अगस्त 1915 को ये पैदा होते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन की बात हो रही है, और 27 नवंबर 2002 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये प्रख्यात हिंदी कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, शिक्षाविद भी थे इसके साथ साथ। और 1968 से 78 का जो समय था उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, माफ कीजिएगा, विक्रम विश्वविद्यालय जो है उज्जैन का, वहाँ पे ये चांसलर की हैसियत से काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में उपाध्यक्ष भी रहते हैं। पद्म भूषण से इन्हें नवाजा जाता है, पद्मश्री भी इन्होंने प्राप्त किया था। और विंध्य हिमालय, हिलोल, मिट्टी की बारात, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं ये इन्हीं की साहित्यिक कृतियां हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका बी वाला सही है। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, शरद जोशी पुरस्कार, ये जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब इसके विषय में कुछ बताया गया है। तो 3 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको गलत का चुनाव करना है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि इसका स्थापना का जो वर्ष है वो 1992-93 का दौर है। इसके बाद ये बोला गया कि यह रिपोर्ट और हिंदी व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। कोई भी पुरस्कार या सम्मान किसी क्षेत्र विशेष में दिया जाता है, तो यहाँ इसका क्षेत्र जो है वो रिपोर्ट और हिंदी व्यंग्य लेखन का है। टीवी पत्रकार और लेखक विचारक रवीश कुमार को यह पुरस्कार 2018 में दिया गया। रवीश कुमार का नाम कौन नहीं जानता, तो इन्हें 2018 में ये जो शरद जोशी पुरस्कार है ये प्रदान किया गया। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है। प्रश्न देख लीजिए अच्छे से, स्टेटमेंट देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है, मतलब तीनों सही है, इसके तीनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। शरद जोशी पुरस्कार ये 1992-93 में स्टैब्लिश किया जाता है, और रिपोर्ट लिखने के लिए, डायरी लेखन के लिए, पत्र लेखन के लिए, मतलब डायरी पत्र जो होता है उस लेखन के लिए, और हिंदी व्यंग्य लेखन के लिए उस क्षेत्र में इसे दिया जाता है। और रवीश कुमार ये जो कि टीवी पत्रकार है और उससे ज़्यादा ये दार्शनिक विचारक हैं, तो इन्हें 2018 में ये पुरस्कार दिया गया, और बाद में इन्हें मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो भी दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए, उसमें से आपको जो सही है वो तलाशना है। अब यहाँ पर करेक्ट ढूंढना है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ एक का विकल्प नहीं है। तो संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार के द्वारा स्थापित कलाओं के प्रदर्शन के लिए एक नेशनल लेवल की अकेडमी है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला गया कि यह तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, यानी उस समय का जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था भारत सरकार का, उसके द्वारा दिनांक 31 मई 1992, माफ कीजिएगा 1952, यहाँ जो इसकी डेट है वो कौन सी है, 31 मई 1952 की है, उसमें एक संकल्प के द्वारा बनाई गई थी। और इसे जून 1952 के भारत का जो राजपत्र था यानी गजट था उसमें अधिसूचना के माध्यम से दर्शाया जाता है। और उसके बाद ये कहा गया कि सत्रिया नृत्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी के बारे में कुछ विशेष बातें कही गई हैं और 3 स्टेटमेंट है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें सभी सही है, कुछ भी गलत नहीं है। इसमें जितने भी आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं वो परफेक्ट है। देखिए जो संगीत नाटक अकादमी है ये 8 शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनको मान्यता देती है, और 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें भरतनाट्यम है, इसके अलावा कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिशी है, कथकली है, सत्रिया नृत्य है, और उसके साथ साथ मणिपुरी और मोहिनी अट्टम भी है। तो ये कुल मिलाकर 8 होते हैं, और इसलिए जो सत्रिया नृत्य है वो इसके 8 प्रमुख रूपों में आता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें जितने भी चीज़ें आती हैं उसमें सत्रिया नृत्य एक हिस्से के तौर पे देखा जाता है, और ये असम में प्रचलित है। इसका जो क्षेत्र है वो असम वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम दिए हैं, उन्हें मिलाना है आपको, यानी बुक्स और इसके ऑथर्स दिए हुए हैं। तो पहले आपको बृहद जातकम इसमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद टीका है, सौंदरानंद है और कर्णभारम है। उसके जो लेखक या कवि हैं उनके नाम दिए हैं, जैसे महाकवि भास है। इसके अलावा अशुघोष, वराहमिहिर और धुंडीराज। बताइए कौन सा किससे मैच करेगा, यहाँ पे आपको मिलान करना है। प्रश्न आपके सामने, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला इस हिसाब से मिला लेंगे, अर्थात इसका जो डी वाला है वो सही होगा। कहने का मतलब क्या, बृहद जातकम जो है ये वराहमिहिर की रचना है, टीका जो है वो धुंडीराज ने लिखा था, सौंदरानंद अशुघोष ने लिखा है, आप जानते ही हैं, और कर्णभारम को लिखने वाले कौन थे, ये महाकवि भास थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में यहाँ पे 4 जो स्टेटमेंट है वो दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक इसमें गलत है, अर्थात इससे संबंधित नहीं है। कहा यह जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू तुगलक डायनेस्टी। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि गाजी मलिक तुगलक, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गाजी मलिक तुगलक वंश का पहला शासक माना जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक ये गणित की जो विद्याएं थी उनमें निपुण था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा नाम का एक खैराती अस्पताल स्थापित किया था, और नासिरुद्दीन महमूद ये हक ए शर्ब नाम का सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था।
इस प्रकार से ये 4 स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि तुगलक डायनेस्टी जो है उससे कौन सा बिलोंग नहीं करता है। प्रश्न आसान है, बहुत आराम से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो नासिरुद्दीन महमूद ये तुगलक डायनेस्टी में कहाँ से आ जाएगा? इसका समय तो बहुत पीछे का है, तो इसीलिए इसमें जो डी वाला है वो गलत है और बाकी जितने हैं वो सभी सही है। इसमें नासिरुद्दीन महमूद का जो समय है वो 1394 से स्टार्ट होता है और उसका जो समय है वो 1412 तक चलता है, ये इसका टाइम है। और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, मतलब ये शुरुआती नहीं था, ये अंतिम शासक था। और इसी के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ जो है उसने जौनपुर का जो स्वतंत्र राज्य है उसको स्थापित किया था। तो ये एकदम लास्ट वाला है, ये पहले वाला कहाँ से हो जाएगा? और उसके बाद अलाउद्दीन के जो सेनापति थे उसमें गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, ये तुगलक वंश का पहला संस्थापक माना जाता है। मतलब ये गाजी मलिक के नाम से पहले से प्रसिद्ध रहता है। जब सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो उस समय ये अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लेता है। इस प्रकार की चीज़ है। और हक ए शर्ब को किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर था और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जो कि इस प्रकार का टैक्स लगाता है। ये आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका डी वाला गलत था। प्रश्न संख्या 14 को देखिए, यहाँ पर नेताओं के नाम और उनके जो पॉलिटिकल मास्टर हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो नेताओं में लाला लाजपत राय हैं और उनके जो यहाँ पे गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, वो कौन थे? मैजनी थे, जिनका संबंध इटली से था। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और बाल गंगाधर तिलक को राजनीतिक मार्गदर्शन देने वाले आनंद मोहन बोस थे। आपको ये बताना है कि इसमें से नॉट करेक्टली मैच यानी गलत कौन सा है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का जो आनंद मोहन बोस दे रखा है यही गलत है। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, मतलब स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे, आप जानते ही हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इनको मार्गदर्शन देने वाले महादेव गोविंद रानाडे थे, उन्होंने इन्हें राजनीतिक मार्गदर्शन दिया था। तो यहाँ इनके गुरु का नाम गलत दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है, ये एक कथन है। अब ये किसका कथन है? तो भीमराव अम्बेडकर का कथन है, महात्मा गांधी का कथन है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है या दादा भाई नौरोजी का कथन है। इसमें से किसका स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। ये महात्मा गांधी का कथन है कि गलत रास्ता अगर हम अख्तियार किए हुए हैं या गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें कभी सही लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसकी शुरुआत कब होती है, मतलब किस तिथि को होती है? यहाँ पर बात हो रही है जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है उसकी। तो डेट दी हुई है 14 अक्टूबर 1940, 15 अक्टूबर और 1940 अभी हैं, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, इसमें आप देख रहे हैं। और इस डेट को आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला होगा। ये 17 अक्टूबर 1940 की तारीख है जिसमें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 3 सितंबर सन 1939 को भारत के तत्कालीन वायसराय लिलितगो की जो घोषणा होती है, और घोषणा ये थी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया है, उसी के चलते यहाँ पे आक्रोश की वजह से शुरू होता है। मतलब कांग्रेसी नेता ये चाहते थे कि भारत जो है वो विश्व युद्ध का हिस्सा न बने, यहाँ के लोगों को यहाँ बलि का बकरा न बनाया जाए, लेकिन बिना पूछे ही इन्हें शामिल करने की घोषणा कर दी जाती है। तो यही आक्रोश का वास्तविक कारण होता है। और इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर गिरफ्तारी देता था, मतलब वो स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाता था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अहिंसा का रास्ता ये गांधी जी का सबसे फेमस रास्ता था और बहुत कारगर होता है। तो डी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बाल्य विवाहेतर दोष नाम की जो पुस्तक है उसको लिखा था? ये किताब का नाम है और इसके लेखक का नाम दिया है दीनबंधु मित्र, पंडिता रमाबाई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय। इसमें से कौन सा होगा बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी हुई किताब है। बहुविवाह या बाल्य विवाहेतर दोरा नाम की जो पुस्तक है, इनकी रचना ये दोनों विद्यासागर जी के द्वारा की गई है। और इन्हीं के प्रयासों से 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट है वो पारित होता है और स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, आप जानते ही हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो प्रश्न संख्या 18, महाराष्ट्र की गजपंथा गुफा, ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, इसको एक तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो ये किस धर्म से जुड़ी हुई है ये आपको देखना है। मतलब ये कहा गया कि गजपंथा केव ऑफ महाराष्ट्र इज पिलग्रिमेज साइट रिलेटेड टू, इसका संबंध किस धर्म से है? तो बुद्धिज्म से है, मराठों से है, जैनिज्म से है या इसमें से कोई नहीं होगा। इसे अच्छे से देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ये जैन धर्म से जुड़ी हुई है। ये जो गुफा है इसका संबंध जैन धर्म से है और वो भी दिगंबर संप्रदाय से है। जो दिगंबर संप्रदाय था ये प्राचीन माना जाता है, मतलब ये मूल विचारधारा है जैन धर्म की। बाद में उसमें जो श्वेतांबर है उनकी विचारधारा यानी आधुनिकों का समावेश हो जाता है, तो वो अलग चीज़ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो विजय, अचल, सुधर्मा, सुप्रभु, नंदी, नंदीमित्र, सुदर्शन, इस नाम से जाने जाने वाले जितने भी जैन थे उनमें 7 वीर या 7 बलभद्र के तौर पे इन्हें देखा जाता है और इन्हीं के द्वारा जो उद्धार का इनका स्थान है उसको गजपंथ कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब इसके बारे में मोक्ष की प्राप्ति का ये स्थल माना जाता है और इसका संबंध जैनिज्म से। इसके बाद 19वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में ये कहा गया कि शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान, जो कि उनकी मंत्रिपरिषद थी, उसकी व्यवस्था की थी और इसके अंतर्गत यहाँ पे सुमेलित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा दिखाई देता है।
बाकी जितने हैं वो मैच है, लेकिन कुछ जो है इसमें से गलत है। और गलत कौन सा है? तो पंडित राव जो होता था वो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान आदि का जो देखरेख का जिम्मा होता था उसको संभालता था, यानी धार्मिक क्षेत्र इसका होता था। उसके बाद दबीर जो होता था ये मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू होता था, यानी कर मंत्री होता था, राजस्व मंत्री आप कह सकते हैं। अमात्य जो होता था ये विदेश मंत्री होता था। और सर-ए-नौबत जो होता था ये सेना की भर्ती से जुड़ा था। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं और इसका सी वाला हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत हैं और हमें गलत की ही तलाश करनी थी। देखिए, जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे, राज्य प्रशासन चलाने का दायित्व इनके कंधों पर होता था, ये मुख्य अधिकारी होते थे। उसमें पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री की हैसियत वाला व्यक्ति होता था। अमात्य जो होता था वो वित्त और राजस्व वाला जिम्मा संभालता था, वो विदेश मंत्री नहीं होता था। वाकिया नवीस जो होता था ये दैनिक कार्यों का और जितना भी कार्रवाई आदि होती थी दरबारी, उनका ब्यौरा रखता था। सचिव जो होते थे राजकीय पत्र व्यवहार का काम देखते थे। सुमंत या दबीर, इन्हीं को सुमंत भी कहा जाता था, तो जो सुमंत या दबीर होते थे ये विदेश मंत्री होते थे। और सेनापति या सर-ए-नौबत भी इसे कहा जाता था, मतलब ये सेनापति का पद होता था। ये सेना में भर्ती का काम देखता था, संगठन, रसद, मतलब सेना के भोजन आदि का जो प्रबंध होता है उसको भी देखने का काम करता था। पंडित राव का जो क्षेत्र था वो धार्मिक था और न्यायाधीश जो होता था ये न्याय करने का काम करता था। इस प्रकार से ये अष्टप्रधान यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए, सौंशी का युद्ध, इसके संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार करना है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैटल ऑफ सुंशी। यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का सम्राट था, उसने सौंशी का जो युद्ध था उसमें मराठों को पराजित कर दिया था, मराठों पर हमला किया था, ऐसा दिया हुआ है। और लड़ाई का परिणाम ये होता है कि मराठा सेनाओं के खिलाफ मैसूर की ये जीत थी, मतलब फाइनली वो पराजित कर देता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यहाँ बात हो रही है सौंशी की बैटल की और इसमें टीपू सुल्तान वर्सेस मराठा ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, तो सही क्या है? देखिए, इसका सिर्फ दूसरा वाला सही है, जिसमें कि मैसूर राज्य जीत जाता है और मराठे यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। लेकिन जो पहला वाला है वो गलत है। यहाँ पर टीपू सुल्तान के साथ मराठों का युद्ध नहीं होता है, बल्कि टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, जो कि उस समय मैसूर के सम्राट थे, उन्होंने मराठों से अपने खोए हुए क्षेत्रों को छीनने के लिए ये युद्ध छेड़ा था और इसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है। लड़ाई का परिणाम ये होता है कि जो मराठा सेना है उनके खिलाफ मैसूर जीत तो जाता है और यहाँ पे मराठा प्रमुख जो कोन्हेर राव थे वे मारे जाते हैं। ये कुछ चीजें, तो मैसूर को यहाँ पे विजय प्राप्त होती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 यहाँ पे पासेस दिए हुए हैं और उनकी लोकेशन दी है। तो दर्रों के नाम आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे लिस्ट जो दी है उसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये सेला दर्रा है, चांगला दर्रा है, ट्रेल्स दर्रा है और इमीसला है। ठीक है, सेला दर्रा जो है ये अरुणाचल में है, चांगला जो है ये लद्दाख में है, जो तेरिल दर्रा या थेरिल दर्रा है ये उत्तराखंड का है और इमीसला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। तो आप बताइए कि ये जो पासेस हैं इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, मतलब 3 सही है और 1 गलत है, और जो गलत है वही आपको खोजना है। तो देखिए, इसका जो डी वाला है वही गलत है। इमीसला की जो लोकेशन दी है वो सिक्किम दी है, जबकि इमीसला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे हो जाएगी? ये जो यूटी है लद्दाख उसमें हो जाएगी। और सर्दी के मौसम में ये दर्रा बंद हो जाता है क्योंकि बर्फबारी वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और ट्रेल्स दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, पिंडारी ग्लेशियर के अंत में ये पाया जाता है और पिंडारी घाटी को ये जो मिलाम घाटी है उससे जोड़ने का काम करता है। बहुत उबड़ खाबड़ है। फिलहाल इसका जो डी वाला है वो गलत है। इसके बाद 22वें को देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी जो ISFR 2019 वाली है, ये 2 साल पर प्रकाशित होती है। पहली चीज तो 2019 में आई थी, तो 2021 में फिर से नई आएगी, तो डाटा अपडेट हो जाएगा। फिलहाल के लिए यही है। तो इसके संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है और आप जब प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो शायद उस समय यही पुरानी वाली ही काम करे, ऐसी उम्मीद है। हालांकि गवर्नमेंट का कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, यहाँ पर यह कहा गया कि वनों पर ईंधन की निर्भरता मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है, यानी जलावन के लिए जो ईंधन होता है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए लोग वनों पर आश्रित होते हैं। वनों पर चारे, छोटी लकड़ी और बांस की निर्भरता ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, यानी महाराष्ट्र राज्य वनों का इस्तेमाल इस मामले में ज़्यादा करता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पूरा प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 और यहाँ पर डिपेंडेंस के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ गलत खोजना था तो सी वाला हो जाएगा। दोनों गलत है, दोनों यहाँ पे सही नहीं है। और तब सही क्या होता है? देखिए, जो ये रिपोर्ट है इसके हिसाब से वनों पर ईंधन की निर्भरता ये महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा है, यहाँ उल्टा दे दिया है। और यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसमें लकड़ी और बांस के मामले में या चारागाह के तौर पर वनों की निर्भरता ज़्यादा है, तो रिवर्स कर दिया है। मतलब जो पहला वाला था वो दूसरे वाले में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे पूछा गया है कि चो ओयू क्या चीज़ है, मतलब ये है क्या, ये शब्द इसका मतलब क्या होता है। तो नीचे दिया हुआ है कि एक ट्राइबल डांस है असम का, या फिर एक फेमस जो व्यंजन है उसके तौर पे इसे देखा जाता है, जो कि उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहाँ पे लोकप्रिय है। ये एक बौद्ध लिटरेचर है, या फिर माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में एक पहाड़ है। तो आप बताइए कि ये चो ओयू क्या चीज़ है। अच्छे से देख लीजिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के वेस्ट वाले हिस्से में ये एक माउंटेन है और माउंट एवरेस्ट से लगभग ये 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जो नेपाल तिब्बती नेपाली क्षेत्र है, मतलब चीन का बॉर्डर आप कह सकते हैं, वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ जो पाई जाती हैं,
हिमालय में सबसे ऊंची जो सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पाई जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसकी हाइट करीब 8,201 मीटर के आसपास है, उन्हीं के बीच में ये स्थित है। और इसमें अगर देखा जाए तो नमपाला जो है ये ग्लेशियर दर्रा है, जो कि 19,050 फीट की ऊंची जो चोटी है उस पर चो ओयू पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ पे एक पास भी है, उसको भी याद रखिएगा। फिलहाल इसका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। मध्य प्रदेश में यूनाला यह एक मौसम के रूप में जाना जाता है। मतलब यूनाला किसको कहा जाता है? ये एक प्रकार का मौसम है। तो देख लीजिए, ये विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, या रेनी सीजन होता है, या फिर ये रेनी सीजन और समर सीजन दोनों के लिए प्रोनाउंस किया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा हो। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है कि ये समर सीजन को कहा जाता है। यूनाला जो है ये गर्मी के मौसम के लिए संबोधन है। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है उसका प्रारंभ मध्य मार्च से होता है, यानी मार्च का जो मिड इस समय चल रहा है, गर्मी लगभग स्टार्ट हो जाती है और हो भी गई है। और जो मिड जून है वहाँ तक चलता है, उसके बाद मानसून आ जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा कब रहता है? तो लू वाली जब स्थिति रहती है, कहने का मतलब मई वाला सीजन, तो उस समय अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। और टेम्परेचर 42.5, और टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो कहा नहीं जा सकता। और तेज धूल भरी आंधी चलती है जिसे लू कहा जाता है। ये कुछ इसकी कंडीशन होती है और यूनाला इसे क्षेत्रीय तौर पे संबोधित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 को देखिए। यहाँ पे भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से भारत को 4 जो जोन्स हैं या प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें विभाजित किया गया है, और सिक्किम क्षेत्र उसमें से किस जोन में आता है ये बताना है। यहाँ पे कहा गया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज़ डिवाइडेड इंडिया इंटू 4 मेजर जोन्स इन टर्म ऑफ सिस्मिक इंटेंसिटी, और उसमें ये बताना है आपको कि सिक्किम इसके कौन से जोन में आता है। तो ये जोन 4 है, जोन 3 है, जोन 2 है, या फिर जोन 1 है। चारों जोनों के नाम दिए। इसमें अगर आप देखें तो जो सिक्किम का क्षेत्र है वो जोन 4 के अंतर्गत आता है। मर्केली स्केल जो होती है उसमें 8 तीव्रता तक के जो भूकंप क्षेत्र हैं वो जोन 4 के अंतर्गत रखे गए। और इसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड का हिस्सा है, दिल्ली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है जो कि हिमालय की तरफ वाला भाग है वो भी इसी में आता है। इसके अलावा गुजरात का जो कच्छ का रन वाला क्षेत्र है वो इसमें आता है। महाराष्ट्र, राजस्थान के भी कुछ हिस्से हैं। मतलब दक्कन भी यहाँ छूटा नहीं है। भूकंप की संभावना पूरे भारत में पड़ती है। ऐसा नहीं है कि दक्कन का पठार शांत रहेगा। अब तो भूकंप की गतिविधियाँ ये समुद्र से लेकर हिमालय तक लगातार चल रही हैं और ये बढ़ेंगी ही, इसमें कमी नहीं आएगी। फिलहाल इसका जोन 4 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की अपवाह यानी जो ड्रेनेज प्रणाली है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, अर्थात सही नहीं है। तो इसमें यह बोला गया कि नंदीगोना झरना ये डिंडोली जिले में पड़ता है और बुधन नदी पर यह स्थित है। इसके बाद पावा झरना जो है या पावा जलप्रपात ये शिवपुरी जिले में है। इसके बाद झड़ी टाटा जलप्रपात के बारे में कहा गया है कि ये चंबल नदी पर स्थित है, और भलकुंड जलप्रपात ये बालाघाट में है। बहुत सारे यहाँ पे जलप्रपात हैं, तो उसमें से कौन सा किस नदी पर या किस क्षेत्र में है ये दिया हुआ है। आप देखकर बताइए कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। प्रश्न पूरा आप देख पा रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे भल्लकुंड या भल्लूकुंड आप देख रहे हैं ये बालाघाट जिले में स्थित है, यही गलत है। सागर भोपाल मार्ग पे करीब 40 किलोमीटर दूर जो राहतगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे भलकुंड पड़ता है और ये बीना नदी पर स्थित है। ये सागर जिले में पड़ता है एग्जैक्टली, और ये एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे देखा जाता है। ये कुछ बातें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका डी वाला है। 27वें को देखिए। नूरजहां क्या है? नूरजहां वैसे तो ऐतिहासिक है, लेकिन यहाँ पर एक फल या सब्जी की किस्म हो सकती है। फलों के नाम दिए हैं, अंगूर है, अमरूद है, अनार है और मैंगो है, मतलब आम है, अर्थात ग्रेप्स है, गुआवा है, पॉमग्रेनेट है और मैंगो है। बताइए इसमें से ये किसकी नस्ल है? तो नूरजहां जो है वो इसमें से अगर देखा जाए तो ये आम की वैरायटी है। आम की बहुत सारी नस्ल होती हैं, उसमें से नूरजहां भी एक है, और ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में उगाई जाती है। इसका स्थान इसमें ध्यान दीजिएगा। फाइबर युक्त इसमें आम में फाइबर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें भी प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। मतलब ये काफ़ी बड़े बड़े आम होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 3.5 किलो से लेकर 5 किलो तक इनका साइज़ हो सकता है अगर बढ़िया खुराक मिलती है तो। और मूल रूप से ये अफगानिस्तान का है, अफगानी वैरायटी है, और ये दुर्लभ है अपने आप में। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है ये भोपाल में किस तारीख को शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश काफ़ी साफ सुथरा है, उसमें जो भोपाल और इंदौर वाला क्षेत्र है वो ज़्यादा स्वच्छ देखा जाता है। तो इसमें 24 जनवरी 2020 इसमें इसकी स्टार्टिंग होती है, 25 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 या 28 जनवरी 2020, इसमें से कौन सी डेट होगी बताइए? तो इसकी जो डेट है वो 24 जनवरी 2020 हो जाएगी। ठीक है, इसका जो पहला वाला है वही सही है। 24 जनवरी 2020 को इसे स्टार्ट किया जाता है। और कहाँ पर स्टार्ट किया जाता है? तो भोपाल में स्टार्ट किया जाता है। वेन्यू भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में आपको यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस पर विचार करके जो सही है उसका चुनाव करना है। तो इसके विषय में कहा गया कि यह उद्यान मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजाओं का शिकारगाह था। मतलब यहाँ पहले के समय में शिकार का काम होता था। राजा जो थे वो शौकिया शिकार खेलते थे और बहुत से बेजुबानों को मार डालते थे। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि यह उद्यान वर्तमान में विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दों का सामना कर रहा है, क्योंकि यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी सहरिया का निवास स्थान है।
सहरिया जो जनजाति है उसका ये निवास स्थान है और ये वर्तमान में इस प्रकार के जो विस्थापन के मुद्दे हैं उनका सामना कर रहा है। तो आप बताइए कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इसमें से सही क्या है। पूरा प्रश्न आप यहाँ पे दोनों भाषाओं में देख रहे हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें दोनों सही है, कुछ भी गलत नहीं है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी जिले में पड़ता है। विंध्य पहाड़ी जो ऊपरी विंध्य क्षेत्र है उसका ये हिस्सा है और 1959 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। 1959 में ये राष्ट्रीय उद्यान की हैसियत से स्थापित होता है। यहाँ पर जो पाए जाने वाले मुख्य जीव हैं उसमें बाघ आते हैं, तेंदुए आते हैं, नीलगाय इसमें आती हैं, चिंकारा है, चौसिंघा है, हिरण की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे जैसे चीतल, साभर या जो भौंकने वाला हिरण होता है जिसे बार्किंग डियर कहा जाता है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो PVTG है यानी सहरिया जनजाति है उसका विशेष आवास है और इनका ये पुनर्वास के मुद्दों का ये सामना कर रहा है। सही बात है। तो इसमें जितने भी हैं मतलब दो ही हैं तो दोनों सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 यानी नेशनल हाईवे नंबर 45 ये मध्य प्रदेश और कौन से राज्य को जोड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश को किस राज्य से जोड़ने का काम करता है ये आपको बताना है। तो ये राज्य कौन सा है बताइए। इसमें से सी वाला सही होगा। ये छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम करता है जो कि कभी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था और भारत का ये एक प्राथमिक राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जा सकता है। मतलब इसमें देखा जाए तो जबलपुर से लेकर बिलासपुर तक ये पूरा विस्तारित भी किया गया है। 2016 में इसका विस्तार किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। यहाँ पे राज्य का नाम आपको बताना है जो कि मिड डे मील प्रोवाइड कराता है और ये फर्स्ट स्टेट है। तो ये यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या झारखंड है, इसमें से कौन सा होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मतलब ये राज्य मध्य प्रदेश है और मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मतलब यहाँ पे सहयोग किया था और स्थानीय शिक्षकों का भी यहाँ सपोर्ट था। तो राशन का वितरण जो 2020 का समय था, मतलब अप्रैल 2020 का, वहाँ स्कूल बंद होने के बाद छात्रों के घर पे भेजने का काम किया गया था। मतलब उसकी नगद राशि और राशन ये सब चीज़ें यहाँ पे की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखिए। कौन सा इसमें से मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नहीं है, मतलब जबलपुर के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आता है। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय का नाम दिया है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा संस्थान या विज्ञान विश्वविद्यालय इसका नाम दिया है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये है और महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। इसमें से कौन सा जबलपुर में नहीं आता है देख लीजिए। और इसमें से जो डी वाला है वो जबलपुर का हिस्सा नहीं है, ये जबलपुर से बाहर है। शेष जितने भी आप देख रहे हैं वो जबलपुर में ही आते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है। तो इसकी लोकेशन उज्जैन में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे, उज्जैन में है और स्थापना इसकी सन 2008 में होती है और इसका नाम जो वर्तमान में आप देख रहे हैं वो 2010 में किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका डी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। राज्य के गठन के बाद से मध्य प्रदेश राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, मतलब प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे कितनी बार इम्पोज किया गया है वो आपको देखना है। केवल एक बार किया गया है, 2 बार किया गया है, 3 बार या 5 बार, इसमें से कितनी बार किया जाता है। तो आप देख लीजिए इसमें से सी वाला हो जाएगा। 3 बार लगाया जाता है। अब तक की जो कंडीशन है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आई है। पहला जो था वो 1977 में 30 अप्रैल को लगता है और 25 जून तक चलता है। उसके बाद दूसरा जो है वो 1980 में लगता है और तीसरा वाला जो है वो 1992 यानी 1992 में लगता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखिए। जनगणना 2011 के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं। तो पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया कि मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है वो यहाँ पर दी हुई है, वो कितनी है 7 करोड़ 26 लाख। यहाँ आप देख रहे हैं 7 करोड़ 26 लाख 26,809 है टोटल। और भारत की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 6% है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है यानी गलत कौन सा है। देख लीजिए पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं और प्रश्न आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, इसमें कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखिए। मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है वहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है या कौन से खनिज पाए जाते हैं ये आपको देखना है। तो वहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, बायराइट पाया जाता है, बॉक्साइट मिलता है, पाइराइट मिलता है, सिलिमेनाइट मिलता है या फिर यूरेनियम मिलता है। नीचे जो विकल्प दिए हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी पाए जाते हैं लेकिन यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यूरेनियम इससे बाहर है। सीधी जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है, ये जगजाहिर बात है और यह चंदेला राजपूतों का पूरा इलाका था। खजुराहो से ये आए हुए थे और यहाँ पर आकर बस गए थे। बीरबल का जन्म स्थान घोघरा सीधी वाला क्षेत्र ही है, मतलब यहीं पर ये पैदा हुए थे। और इसके बाद सोना, बायराइट, बॉक्साइट, इसके अलावा पाइराइट, सिलिमेनाइट ये सब मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पाए जाते हैं लेकिन यूरेनियम नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिले गुजरात राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और अनूपपुर, डिंडोरी और सीधी ये मध्य प्रदेश के केवल 3 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, मतलब मात्र यही 3 बनाते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से गलत कौन सा है ये आपको चूज करना है। देख लीजिए पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। अर्थात इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि अनूपपुर, डिंडोरी और सीधी यही एकमात्र 3 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली, शहडोल, बालाघाट और सीधी ये 6 जिले जो हैं ये मध्य प्रदेश के, ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ऐसा हमने देखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, यानी वल्ली 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2020 में इस योजना को मंजूरी दी थी और राज्य के सभी वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा। अब आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है, मतलब करेक्ट कौन सा है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। केवल दूसरा वाला इसमें सही है जिसमें कहा गया है कि राज्य के जितने भी वर्तमान और सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उसको वो सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को अगर देखा जाए तो जनवरी 2020 में इसको शुरू किया गया था और यहाँ लिखा हुआ है फरवरी 2020, और इसी वजह से जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। करीब 12.55 लाख जो कर्मचारी हैं उनके कल्याण के उद्देश्य से राज्य स्तर पर इसको शुरू किया गया था। इसमें विशेषताएं क्या है, तो सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और जो गंभीर बीमारी है उसके लिए 10 लाख रुपए, और ओपीडी में 10,000 रुपए तक की जो कैशलेस उपचार की सुविधा है और मुफ्त दवाइयों का वितरण, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। एकीकृत पुलिस संगठन ये भोपाल में है, यानी इंटीग्रेटेड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, भोपाल में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान ये जबलपुर में है, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है इसकी लोकेशन जबलपुर में है। मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र ये बड़वानी में है, यानी राइस रिसर्च सेंटर जो मध्य प्रदेश का है ये बड़वानी में पड़ता है। आप ये बताइए कि जो इसका लोकेशन दिया है या वेन्यू दिया है इसमें से सही कौन सा है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, अर्थात तीनों सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, सभी सही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 39। संयुक्त राज्य अमेरिका में 42 किलोमीटर कैटालिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक कौन बने हैं, ये आपको इसमें से चुनना है। ये एशियन पैरा स्विमर है और इन्होंने 42 किलोमीटर जो कैटालिना चैनल था उसको क्रॉस करने वाला काम किया था। तो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया है, इसमें से नाम आप देख रहे हैं। शरद गायकवाड़ है या फिर सुयश जाधव है या प्रशांत कर्मकार है, ये व्यक्तियों के नाम है जो कि तैराक हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये जो है यहाँ पे इस प्रकार का काम करते हैं। 11.33 घंटे में ये पूरा जो 42 किलोमीटर का चैनल है उसको पार कर जाते हैं और इस मामले में ये पहले एशियाई पैरा तैराक हैं और इन्हें तेंजिंग नॉर्वे वाला जो एडवेंचर अवार्ड है 2020 का उससे नवाजा जाता है। ये मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं और भिंड जिले के रहने वाले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका ए वाला सही था। प्रश्न संख्या 40 को देखिए। मध्य प्रदेश का राज्य फूल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजकीय यहाँ का पुष्प है वो कौन सा है, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है ये बताना है आपको। तो इसमें नाम दिया है ये मालवेसी है या लिलियम कैंडिनम है या रोजा रूबिनोसा है या लिलियम फिलाडेल्फिकम है, इसमें से कौन सा नाम होगा। तो आप जानते हैं कि वाटर लिली ये मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है और इसका वैज्ञानिक नाम आपको इसमें से चूज करना है। वैज्ञानिक का मतलब वानस्पतिक नाम की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। ये लिलियम कैंडिलम है या कैंडिडम इसको कहा जाता है। लिलियम कैंडिडम यानी व्हाइट लिली जो कि वाटर लिली होती है, मध्य प्रदेश का राज्य फूल है और इसकी खेती प्राचीन काल में करीब 3000 साल जो है उन समय से की जा रही है। और इसमें से आप जो रोज़ा वाला देख रहे हैं ये गुलाब का है, रोज से रोजा ये गुलाब का हो गया, और जो मालवेसी है ये गुड़हल का है। इस प्रकार से वैज्ञानिक नाम है। फिलहाल इसका जो बी वाला है वो सही होगा। 41 को देखिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको जो इनकरेक्ट है वो चूज करना है। संविधान का अनुच्छेद 169 ये संसद को अधिकार देता है कि वह कानून के द्वारा राज्य में द्वितीय सदन बना सकती है यदि राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से उस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। ये पूरा सिस्टम है। उसके बाद जो आर्टिकल 158 है उसमें ऐसा कहा गया है कि यदि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देय छूट और भत्ते राज्यों के बीच इस प्रकार से अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति आदेश देता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं दोनों भाषाओं में, और ये है प्रश्न संख्या 41। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, अर्थात इसमें गलत कुछ भी नहीं है, दोनों सही है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जो 158वां ये अनुच्छेद है इसका प्रावधान कब किया जाता है, ये जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 वाला, उसके जरिए इसका प्रावधान किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 को देखिए। यहाँ पर पहले ही खाली स्थान है और कहा गया है कि इसको, ये जो खाली जगह है इसको मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण शहरों और ग्रामीण ओडीएफ यानी पहला जो बाहरी शौच मुक्त जिला है उसके तौर पे घोषित किया जाता है। तो ये जो ओडीएफ जिला इसमें से है वो कौन सा है, ये श्योपुर है, बुरहानपुर है, जबलपुर है या नरसिंहपुर है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये नरसिंहपुर है, आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर के मुद्दों में। नरसिंहपुर राज्य का पहला जो खुले में शौच वाली प्रणाली होती है उससे मुक्त जिला बन गया है और यहाँ के जिला पंचायत के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, इनके हिसाब से ये कार्य काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, तो ये हमेशा रहता है, ठीक है, क्योंकि बाहर जो जाने की आदत होती है उसको छुड़वाना बहुत टेढ़ा होता है।
इसके बाद 43 को देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 243 क्यू, यह किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात हो रही है। ये नगर पालिकाओं के गठन से जुड़ा है, उनकी संरचना से जुड़ा है, या जो वार्ड कमेटीज होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन और उनके कंपोजिशन से जुड़ा हुआ है, या इसमें से कोई भी सत्य नहीं है? देख लीजिए और अच्छे से बताइए। देखिए इसका ए हो जाएगा। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ है यही वाला सही है, और भारत के संविधान का ये अनुच्छेद इसी का संबंध रखता है। जबकि 243 आर जो है उसमें नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है, जबकि 243 एस जो है उसमें वार्ड समितियों के बारे में कहा गया है। तो इसका ए वाला सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। जब ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे तो भारतीय रॉबिनहुड के रूप में किसे जाना जाता था? भारत का रॉबिनहुड उस जमाने में, यानी ब्रिटेन वाला जो यहाँ उपनिवेशिक काल था, उस समय किसे कहा जाता है? ये सदात खां थे, इन्हें सआदत खां भी कहा जाता था। उसके अलावा राव बख्तावर सिंह थे, तांतिया भील थे, या तात्या टोपे थे? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो आप जानते हैं कि ये तांतिया भील थे, जिन्हें कि भारत का रॉबिनहुड कहा जाता था। और तांतिया भील का जो समय था वो 1842 का दौर था, 1842 से लेकर 1889 जीवन काल इनका था। और ये एक डकैत थे, मतलब दस्यु थे, और ब्रिटिश लेखों में ये एक अपराधी के रूप में देखे जाते हैं। मतलब इनका बहुत ही नेगेटिव ब्यौरा प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बहुत ही एक नंबर के वीर योद्धा थे, और इन्होंने देश की आज़ादी में या जो स्वतंत्रता इनकी थी उसकी रक्षा में काफ़ी योगदान दिया था। इनका संबंध भील जनजाति से था, और मध्य प्रदेश के निमाड़ में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। यहाँ कहा गया कि मुख्य सचिव के कार्यालय के संदर्भ में कुछ राजपत्र हैं, उन पर आपको विचार करना है। तो यह कार्यालय 1799 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और राजेंद्र कुमार तिवारी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो इसमें देख लीजिए कि ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी, उसके विषय में इसमें जो रेफरेंस दिए हैं उसमें से सही कौन सा है? अच्छे से देखिएगा और बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें दोनों सही है, दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। इकबाल सिंह बैंस जो है ये मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं, तो मध्य प्रदेश वाले को भी जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर कहा गया मेताको इतुर। ये मेताको इतुर जो है ये है क्या चीज़? तो ये कहा गया कि ये उप जनजाति है, लेकिन उप जनजाति किसी जाति की होगी, तो वो कौन सी जाति है? पनिका है, खैरवार है, सौर है, या मड़िया है? इसमें से देखकर बताइए। तो ये जो मेता कोइतूर है ये मध्य प्रदेश की मड़िया जनजाति की एक उप जनजाति है। मतलब मड़िया खुद एक जनजाति है और उसकी उपजाति के तौर पर देखी जाती है। मड़िया की अन्य उपजातियां भी हैं, जैसे कि अबुझ माड़िया है, दंडामी है, ये सब है। और इनका विस्तार अगर देखें तो जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल और पन्ना में इनकी जो आबादी है वो पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 47, राष्ट्रीय कवि प्रदीप पुरस्कार पाने वाले कौन से नहीं हैं? मतलब इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप अवार्ड इसको पाने वाले इसमें से कौन से व्यक्ति नहीं है? तो ये कुलदीप सिंह है, डॉक्टर कुंवर बेचैन है, या शिव ओम अंबर है, या अशोक चक्रधर है। इसमें से कौन से व्यक्ति ने इसे प्राप्त नहीं किया है? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। कुलदीप सिंह ने इसे प्राप्त नहीं किया है, बाकी जितने हैं वो इसके प्राप्त करता है। कुंवर बेचैन को 2020 में दिया गया था, जो शिव ओम अंबर है उनको 2019 में, और अशोक चक्रधर ने 2018 में से प्राप्त किया था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 48, मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री वर्तमान में कौन है? ये श्री बिसाहू लाल सिंह है, भूपेंद्र सिंह है, जगदीश देवड़ा है, या श्री कुंवर विजय शाह? इसमें से किसका नाम आएगा बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला, यानी श्री बिसाहू लाल सिंह है। यही वर्तमान में नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसमें जो भूपेंद्र सिंह का नाम आप देख रहे हैं ये शहरी विकास और आवास मंत्री हैं, जबकि जगदीश देवड़ा जो है ये वाणिज्यिक कर, वित्त योजना और आर्थिक सांख्यिकी मंत्री हैं, और कुंवर विजय शाह जो है ये वन विभाग के मंत्री हैं। इस प्रकार से इनकी हैसियत है। तो इसका जो ए वाला है वो सही। इसके बाद 49 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्बेस्टस प्रकृति में तंतुमय है, ये कैसा है? ये फाइबोरियस नेचर का है। उसके बाद ये कहा गया कि ट्रेन की बोगियां जो होती हैं उनके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बात हो रही है एस्बेस्टस की, और यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो झाबुआ जिला है उसमें पाया जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट यानी गलत कौन सा है? पूरे प्रश्न का ढांचा आप देख पा रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ना तो पहला ही गलत है और ना दूसरा ही गलत है, दोनों सही है। और एस्बेस्टस जो होता है ये अग्निरोधी भी होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर लेता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 50वां, निम्नलिखित में से क्या प्लेटिनम का इस्तेमाल नहीं है? प्लेटिनम काफ़ी ज़्यादा कीमती धातु है, यहाँ तक कि सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो इसका इसमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं है? यहाँ पर कहा गया कि उच्च शक्ति इस्पात मिश्रित धातु को बनाने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के तौर पे यानी कैटालिटिक कन्वर्टर्स के तौर पे, और मेडिकल यूज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताइए कि प्लेटिनम को कहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। मतलब ये कहा गया कि फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉय, तो स्टील एलॉय जो हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं उसके फॉर्मेशन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, और इसीलिए हम ए को चुनते हैं और आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे? तो आप जानते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे? ये इसमें से देख लीजिए कौन सा होगा। मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है।
इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, राजस्थान इसकी लोकेशन हो जाएगी। दर्राह वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में ये कभी लोकप्रिय हुआ करता था और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के तौर पे इसे जाना जाता है। कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और वन्य जीव पार्क जो है ये गुजरे हुए समय में कोटा का जो महाराजा का शिकार क्षेत्र है उसके तौर पे देखा जाता था। ये रजवाड़े जो होते हैं ये फायदा कम नुकसान ज़्यादा करते हैं, मतलब सारे जीव जंतुओं को मारने का, ऐसे शौकिया मारने का काम करते हैं। और 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसके अंतर्गत 3 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, मतलब पूरे पार्क में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तो दर्राह है, दूसरा जसवंत सागर है और तीसरा चंबल है। 2013 में इसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंतर्गत लाया जाता है। और इसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर, मतलब ये दोनों पहले से ही है और ये तीसरा बन गया है, इसे आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, 52 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उसमें से आपको सही ढूंढना है। तो यहाँ कहा गया कि दिहांग पटकाई, ये देहिंग लिखा हुआ है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क ये असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में फैला हुआ है। 13 दिसंबर 2020 को असम की सरकार ने इसे एक वन्य जीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देना ये राज्य सरकार का ही दायित्व होता है, मतलब वही चाहेगी तो कर सकती है। दिक्कत तब आती है जबकि वो क्षेत्र या वो जो उद्यान क्षेत्र है वो एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ होता है, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र आता है। तो ऐसे में उन राज्य सरकारों की, जितने भी राज्यों में वो विस्तृत है, उन राज्य सरकारों की परमिट लेकर केंद्र सरकार यहाँ अंतिम निर्णय करती है। अदरवाइज अगर एक ही राज्य क्षेत्र में आता है तो वहाँ नेशनल पार्क का दर्जा देने का पूरा जो काम है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इसमें जो 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसमें से बताइए करेक्ट कौन सा है, यानी सही की तलाश आपको करनी है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। देखिए 52 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें दोनों सही हैं, दोनों को, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसे आप देख सकते हैं। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क ये असम का जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला है वहाँ पे फैला हुआ है और 231.65 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, मतलब इसमें रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। पूरा जो वर्षा वन वाला इलाका है उसके तौर पर भी देखा जाता है। 13 जून 2004 को इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर डिक्लेयर किया गया था और 13 दिसंबर 2020 को, 2004 में ये क्या बनता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है और 2020 में 13 दिसंबर की तारीख को इसे नेशनल पार्क के तौर पे अपग्रेड कर दिया जाता है। ये चीज़ें हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत यहाँ पे हाथी रिजर्व के तौर पे भी इसे घोषित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 53 को देखिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है और पूछा यह जा रहा है कि कौन सा कथन मरकरी के बारे में सही है, बुध ग्रह के बारे में कहा जा रहा है। तो बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 87.96 दिन लेता है। आप जानते हैं कि मरकरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है और ये एक सेलेस्टियल प्लैनेट है, ठीक है, पार्थिव ग्रह के तौर पे देखा जाता है। और बुध का जो एल्बिडो है वो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये बताना है, एल्बिडो का मतलब यहाँ पे परावर्तक क्षमता से अभिप्राय है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है, माफ कीजिएगा, इसमें से जो करेक्ट है वो आपको चूज करना है, यानी करेक्टली जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है बताइए। मरकरी के बारे में 2 स्टेटमेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी केवल पहला सही है। एल्बिडो के बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है। बुध का जो परिक्रमण काल है पूरा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में वो सबसे कम है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है वो छोटा है। तो जब छोटा पथ रहेगा, कम दूरी आपको तय करनी होगी तो आप जल्दी कर लेंगे। इसीलिए 87.96 दिन में ये, मतलब पृथ्वी पर जो 87.96 दिन होता है इसमें ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। और बुध का जो एल्बिडो है वो पृथ्वी की तुलना में यहाँ पे कहा गया है कि बहुत ज़्यादा है, जबकि सही बात यह है कि यहाँ अगर देखा जाए तो पृथ्वी की तुलना में ये काफ़ी कम है। बुध का जो एल्बिडो है वो कितना है, 0.138 है, जबकि पृथ्वी का करीब 0.367 है। तो आप अंतर देख सकते हैं। एल्बिडो होता क्या है, तो एल्बिडो शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ग्रह की जो चमक होती है उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और आप जानते हैं कि चमक का संबंध किससे होता है, कोई भी वस्तु जितनी चमकीली दिखाई देती है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को कितनी ज़्यादा मात्रा में परावर्तित कर सकती है। जितना ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगी उतना ही ज़्यादा वो चमकीली दिखाई देगी, और जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही कम चमकीली दिखाई देगी। ये इसका गुण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 को देखिए। प्रश्न संख्या 54 में कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 में नदी का नाम दिया है और लिस्ट 2 में डैम का नाम दिया है। तो आपको ये बताना है इसमें कि कौन सी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है। यहाँ पे जो नदियों के नाम है उसे देख लीजिए। महानदी है, भागीरथी है, बराकर है और कावेरी है। तिलैया डैम है, टिहरी डैम है, हीराकुंड है और मेट्टूर है। कौन सा किससे मैच करेगा? तो इसका सरल है, मिलाना इसमें आसान है। इसका ए वाला हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा है उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। महानदी हीराकुंड, भागीरथी टिहरी, बराकर तिलैया और कावेरी मेट्टूर, इस हिसाब से इसे मैच कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की तिलहनी फसल है, यानी ऑयल सीड क्रॉप के तौर पे देखी जाती है? तो ये अलसी है, यानी लाइन सीड है, या अरंडी या कैस्टर का जो बीज होता है वो है, रेड़ का तेल इसको कहा जाता है, रेड़ का बीज। उसके बाद कपास के बीज है, सोयाबीन है और मूंगफली है। इस प्रकार से दिया है। तो इसे आप बताइए, इसमें से कौन सा भारत में मुख्य तिलहनी फसल के तौर पे या तिलहनी फसल के तौर पर देखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें सभी हैं, जितने हैं ये भारत में उत्पन्न होते हैं और इन सभी को यहाँ पे तिलहन के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद 56 को देखिए।
संथाल जनजाति में एक गंभीर सामाजिक दंड के तौर पे क्या चीज़ है? ये बपला होता है, इतूत होता है, मांझी होता है या बिटलाहा होता है? इसमें से कौन सा होता है? देखकर बताइए। तो इसमें जो बिटलाहा है ये संथाल जनजाति में एक गंभीर सामाजिक दंड होता है, ये सामाजिक बहिष्कार होता है और देश निकाला दे देना, इससे बुरी चीज़ कुछ और हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ बिरादरी से निकाल देते हैं, यानी अछूत का बर्ताव उनके साथ किया जाता है। और बपला जो है ये विवाह की परंपरा है, जबकि मांझी जो है ये संथाल गाँव के जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है, मतलब मुखिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बिटलाहा हो जाएगा, डी वाला सही। 57 को देखिए, सर्बिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये बुडापेस्ट है या वियना है या बेलग्रेड है या एथेंस है? इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो देखिए जो 57 है इसका करेक्ट आंसर इसमें से सी हो जाएगा, ये बेलग्रेड है। ठीक है, बेलग्रेड जो है ये सर्बिया की राजधानी है और यह मध्य और दक्षिण जो पूर्व यूरोप है उसमें स्थित एक देश है। और उत्तर में हंगरी, उत्तर पूर्व में रोमानिया, दक्षिण पूर्व में बुल्गारिया और दक्षिण में उत्तर मैसेडोनिया, जबकि पश्चिम में क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना, इस प्रकार के जो देश हैं ये इसे घेरे हुए हैं। ठीक है, बुडापेस्ट की राजधानी, माफ कीजिएगा, बुडापेस्ट जो है ये हंगरी की राजधानी है, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और इसमें अगर आप देखें तो एथेंस जो है वो ग्रीस यानी यूनान की राजधानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीस कहाँ पर है, तो असल में यूनान को ही ग्रीस कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58 को देखिए, कंटूर बैंडिंग ये मिट्टी संरक्षण की एक विधि है जिसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है ये आपको बताना है। तो मैदानी क्षेत्र में ये यूज़ होती है या जो लो फ्लैट प्लेन्स होते हैं यानी कम समतल मैदान होते हैं वहाँ पर होती है, डेजर्ट सॉइल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है या जो माउंटेनियस एरिया है या रीजन है वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला ही हो जाएगा, माउंटेनियस जो एरियाज होते हैं या रीजन होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मृदा संरक्षण के लिए जो समोच्च बांधने की विधि है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। तो समोच्च यानी जो कंटूर होता है ये पानी के प्रवाह को काफ़ी आसान बना देता है और मिट्टी उसके साथ बहती नहीं, ये दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद 59 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो होर्मुज की जल संधि जो है ये अगर देखा जाए तो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है। बेरिंग की जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। मलक्का की जो जल संधि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। जल संधियां जो है यहाँ पे जोड़ने का काम करती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, इसे अच्छे से देख लीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, केवल तीसरा वाला इसमें सही है और बाकी जितने हैं, तीसरा वाला सही है, स्टेट ऑफ मलक्का इज बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये वाला सही है और बाकी जितने हैं वो सभी गलत है। तो इसमें सही क्या होगा? देखिए हॉर्मूज की जो जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन गल्फ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ ऑफ ओमान। और स्टेट ऑफ जो बेरिंग है, बेरिंग की जल संधि है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। मलक्का वाला सही है तो उसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60 को देखिए, हाल ही में द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने काराकल को और उसके बाद एक खाली स्थान है प्रजातियों वाले जीवों की सूची में शामिल किया है। अब ये किस श्रेणी में आने वाले जीव है वो श्रेणियों का नाम नीचे दिया है। तो लीस्ट कंसर्न है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या फिर एक्सटिंक्ट है। मतलब लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि उनके ऊपर कम खतरा है, गंभीर खतरे में है तो उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा जाता है। अगर वल्नरेबल आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो भेद्य हैं या सुभेद्य है। और अगर एक्सटिंक्ट कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो विलुप्त हो गए हैं, उनकी स्थिति कैसी है, विलुप्त वाली। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सी श्रेणी होगी। यहाँ पर बात हो रही है काराकल की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो रहा है बी वाला। बी का मतलब यह है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाले गए। काराकल जो है ये बनबिलाव होता है, मतलब ये बनबिलाव की एक प्रजाति होती है और ये इसके आवास पे हालांकि खतरा नहीं है लेकिन फिर भी ये विलुप्ति के कगार पे पहुंचने वाला है। तो अभी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। इसके बाद 60वें के बाद 61वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में संविधान का जो भाग 11 है उसमें उल्लिखित प्रावधान में कौन सा संबंधित है? मतलब उल्लिखित प्रावधान निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है ये आपको बताना है। तो मर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 या माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें से किस पर ये बेस होता है या रिलेट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब भारत का जो संविधान है, पूरा संविधान, उसके अंदर अधिकतर अनुच्छेद या ये कह लीजिए कि जो उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहीं से लिया गया है। अच्छे खासे अनुच्छेदों की मात्रा वही है पुरानी, तो उसी पुराने ढांचे पर ये नई इमारत खड़ी कर दी गई। इसका सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 62 को देखिए। बामन राव बनाम भारत संघ 1951 का ये वाद है, तो ये मामला किससे जुड़ा हुआ है? मतलब इसमें कौन सा मैटर रहता है जिसकी वजह से ये खड़ा होता है? केशवानंद भारती केस की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए किसी भी अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर समीक्षा या खारिज किया जा सकता है। मतलब उसकी समीक्षा की जा सकती है या उसे पूरी तरह से नकार दिया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं रखती है या उसे छोटा नहीं कर सकती है, मतलब उसमें कटौती नहीं कर सकती। संसद अनुच्छेद 368 के अधीन बिना संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या अतिक्रमण किए मूल अधिकारों या किसी अन्य भाग में संशोधन कर सकती है। मतलब शर्त यही है कि मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर बामन राव बनाम भारत संघ से इसका कनेक्शन है अथवा नहीं, ये आपको देखना है।
इसके बाद यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान का संशोधन किया जाता है तो वह अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। आप बताइए कि इसमें से कौन सा इससे रिलेट करता है। यहाँ बात हो रही है बामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी केशवानंद भारती वाला जो केस था उसकी तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए किसी भी अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर समीक्षा की जा सकती है या खारिज किया जा सकता है, ये आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका ए वाला सही था। प्रश्न संख्या 63 को देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान कहां पर प्राप्त होता है? तो इसमें अगर आप देखें तो इसका डी हो जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो अनुच्छेद 241 भाग 8 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें बहुत ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये इसमें कहा गया है कि संसद कानून के द्वारा किसी केंद्रीय क्षेत्र के लिए एक हाई कोर्ट को गठित कर सकती है, ये अधिकार संसद के पास है, और किसी भी क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय घोषित किया जा सकता है। मतलब पहले से स्थापित अगर कोई कोर्ट है तो उसको भी हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ये प्रावधान है और ऐसा डी में किया गया है। मतलब आर्टिकल 241 और पार्ट 8 है, मतलब भाग 8 है इसका। इसके बाद 64वें को देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है, गलत कौन सा है ये आपको तलाशना है। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए मजबूर होता है, बाध्य होता है। 31वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1973, उसके अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से जो बढ़ाई गई है वो 545 है, और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में एक पूर्ण राज्य की हैसियत से शामिल कर लिया गया। सिक्किम का विलय अपने आप में बहुत दुरूह कार्य था, लेकिन इसे संपन्न कराया जाता है, और ये समय था 1975 का, इंदिरा गांधी के समय का ये पूरा घटनाक्रम। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। जो इनकरेक्ट है वो आपको तलाशना है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। इसमें कुछ भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, सब कुछ सही है। जितने स्टेटमेंट आप देख रहे हैं वो एकदम परफेक्ट इसमें दिए हुए हैं, कोई त्रुटि इसके अंदर नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 65 को देखिए। यहाँ पर पहले ही खाली स्थान है और कहा गया है कि इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर पुनर्विचार याचिका की खारिज करने वाली स्थिति पैदा होती है, मतलब उसको भी नकार दिया गया हो, पुनर्विचार की जो याचिका है उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। किंतु पीड़ित पक्ष किसी भी अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहता हो, ठीक है, तो ये उपचारात्मक याचिका है यानी क्यूरेटिव पिटीशन की बात हो रही है, या फिर पुनर्विचार याचिका है यानी रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है, या फिर दोनों है। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे पुनर्विचार की याचिका खारिज हो गई हो, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो अभी चाहता है कि भाई इस पर कुछ कार्रवाई की जाए और ये मामला अत्यंत संगीन है, तो ऐसी कंडीशन में किसका सहारा लिया जाएगा बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये क्यूरेटिव पिटीशन होता है जिसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान दिखाई देते हैं। तो संविधान के जो शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, उनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। यहाँ पर भारतीय न्यायालय जो है उसके अंतर्गत उपचारात्मक याचिका यानी दोषहारी याचिका इसको कहा जाता है। मतलब इसे उपचारात्मक भी कहा जाता है, दोषहारी भी कहा जाता है। इसका उपयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर इस प्रकार का मैटर खड़ा होता है। इसके बाद 66 को देखिए। G7 ये औद्योगिक लोकतंत्रों का एक समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, मतलब G7 के सदस्य देशों के नाम आपको इसमें से चुनने हैं। तो कनाडा इसमें आता है, फ्रांस इसका सदस्य है, यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है, इटली इसकी सदस्य है, या फिर जापान, जर्मनी, कौन सा इसमें से सदस्य है और कौन सा नहीं है ये आपको देखना है। नीचे विकल्प दिए हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवां और छठवां। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवां और छठवां, यानी कनाडा, फ्रांस, यूरोपियन संघ। यहाँ पे देखिए जो पांचवां छठवां है यानी जापान और जर्मनी, यहाँ पे यूरोपियन संघ और इटली का नाम नहीं आता है। G7 में अगर पूरा देखा जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये औद्योगिक लोकतंत्रों का एक गुट है। G7 की बात हो रही है। इस प्रकार से इसे देखेंगे तो यहाँ जो पेयर दिया है उसे आपने देखा। इसमें यूरोपियन संघ जो है इसे अगर बाहर कर दें तो बाकी सब इसके दायरे में आ जाएंगे। रूस जो है वो 1998 से 2014 तक इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ था, जब ब्लॉक को 8 के समूह यानी G8 के रूप में जाना जाता था। पहले इसका जो स्वरूप था वो कैसा था, G8 था, जब इसमें रशिया भी इन्वॉल्व था, लेकिन रूस बाद में इसमें निलंबित हो जाता है। मतलब इसमें क्रीमिया का वो अधिग्रहण कर लेता है, तो शांति का जो समझौता है उसका ये उल्लंघन करता है, तो इसके चलते इसे बाहर कर दिया जाता है। तो फिलहाल 7 है। और यूनाइटेड किंगडम ने जून 2021 में आयोजित होने वाले जो G7 शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया है। ये एक बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत की इसमें क्या स्थिति है, तो भारत यहाँ पे जो स्थितियाँ उसकी हैं वो अतिथि देश के तौर पे देखी जाती हैं। मतलब ये एक जो गेस्ट कंट्री है उसके तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की भी यही कंडीशन है। फिलहाल इसका डी वाला सही है। और आगे बढ़ते हैं। 67 को देखिए। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स यानी BNI, इसकी अवधारणा हाल ही में किसमें प्रदान की गई है। मतलब ये जो यूनियन बजट है उसमें कहा गया है, मतलब 2021-22 वाला लेटेस्ट वाला, या जो इकोनॉमिकल सर्वे आया है 2020-21 वाला लेटेस्ट, उसमें ऐसा कहा गया है, या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वक्तव्य है, या जो पिछला वाला इकोनॉमिक सर्वे था यानी 2019-20 वाला, उसमें ऐसा कहा गया। बताइए कौन सा होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। जो लेटेस्ट वाला हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स यानी BNI के विषय में कहा गया है।
और आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया है और वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण डेटा के तौर पे इसे प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें 5 संकेतक होते हैं, मतलब इसके 5 इंडिकेटर्स हैं। और कौन कौन से हैं? तो पानी है, स्वच्छता है, आवास है, सूक्ष्म पर्यावरण है और अन्य सुविधाएं हैं। और 26 संकेतक जो है उनका ये सार प्रस्तुत करता है। तो इसे 2012 से लेकर 2018 तक के सभी राज्यों के लिए बनाया गया था। मतलब इसमें डेटा के बारे में कहा जा रहा है। और इसमें जो 3 क्षेत्र हैं वर्गीकृत किए गए हैं, उसमें एक उच्च है, मध्यम है और कम आवश्यकता वाला क्षेत्र है। ऐसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखिए। अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, माफ कीजिएगा, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं ये आपको इसमें से चुननी है। तो यहाँ पे इस्पात इंडस्ट्री है, यानी स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है और फर्नीचर। बताइए इसमें से कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। वह क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सेकेंडरी रीजन या जो द्वितीयक क्षेत्र है उसके तौर पे देखा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें एग्रीकल्चर आता है, आप जानते ही हैं। तो फिलहाल इसका डी वाला हो जाएगा। 69 को देखिए, नैरो मनी, ये क्या चीज़ है? तो इसके बारे में कहा गया कि वाणिज्यिक बैंकों में जनता के द्वारा धारण की गई करेंसी नोट और डिमांड डिपॉजिट, इसके विषय में कहा गया है। मतलब ये चीज़ है, वाणिज्यिक बैंकों में जनता के द्वारा धारण की गई करेंसी नोट और सिक्के डिमांड डिपॉजिट, इसको ये नैरो मनी कहा जाता है। या फिर जो वाणिज्यिक बैंक है उसमें जनता के द्वारा धारण की गई करेंसी नोट, सिक्के, आवर्ती जमा और डिमांड डिपॉजिट, इसको कहा जाता है। या फिर जनता के द्वारा धारण की गई करेंसी नोट और सिक्के और आवर्ती जमा को कहा जाता है। ये काफ़ी मिलते जुलते सेंटेंस है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे करेंसी नोट है, कॉइन है, डिमांड डिपॉजिट है और इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके विषय में कहा जा रहा है। तो ये बात हो रही है नैरो मनी की। इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो करेंसी नोट है, कॉइन्स है, डिमांड डिपॉजिट है, हेल्ड बाय द पब्लिक इन कॉमर्शियल बैंक्स, ये वाला जो मुद्दा है इसी को कहा जाता है नैरो मनी। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही सही है। आगे चलते हैं। नैरो मनी यम 1 के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें नोट है, सिक्के हैं, डिमांड डिपॉजिट है, ये सब रखे जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए 70वां। इसमें ये कहा गया कि जो सेंट्रल बजट है, केंद्रीय बजट है 2021-22 वाला, उसके पिलर्स कौन कौन से? तो हेल्थ और वेलफेयर उसका पिलर है, इनोवेशन और जो आरडी है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो इसका हिस्सा है, और इसके अलावा जो मानव पूंजी है उसको फिर से एक बार सुदृढ़ बनाना ये इसका उद्देश्य है, या इंस्पिरेशनल इंडिया के लिए समावेशी जो विकास है उसको बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है। मतलब इसके पिलर आपको बताने। बताइए इसमें से जो केंद्रीय बजट है, यूनियन बजट है 2021-22 वाला, उसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो इसे अगर देखा जाए तो इसका डी वाला हो जाएगा। सभी तो शामिल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बजट भाषण अगर आपने सुना होगा तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन वाली जो व्यवस्था है उसको भी लागू करना ये भी उद्देश्य है। कुल मिलाकर 6 स्तंभ इसमें उल्लिखित है। कौन कौन सा है? तो हेल्थ और वेलफेयर वाला है, फिजिकल, फाइनेंशियल, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट और एस्पिरेशनल इंडिया वाला जो है वो भी आता है। ह्यूमन कैपिटल वाला आपने देखा ही। इनोवेशन और R&D वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला वो सेक्टर है, वो भी पिलर है। और 6वां कौन सा है? तो ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो मामला है ये इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद 71 को देखिएगा। यहाँ पर साथी नाम का जो पोर्टल है ये कौन सा मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है, मतलब किस मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है वो बताना है आपको। देख लीजिए कौन सा होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा स्टार्ट की गई योजना है, या आप इसे कह सकते हैं एक पोर्टल है जो कि राज्य स्तरीय गतिविधियों के लिए लॉन्च किया गया है। और जो एनर्जी इफिशियंसी ब्यूरो है यानी BEE वो इसे डेवलप किया हुआ है, और ऊर्जा संरक्षण के जो प्रयास है उसकी ये निगरानी करेगा, ये इसका उद्देश्य है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 को देखिए। वैनेडियम का अच्छा सांद्रण कहाँ पर पाया जाता है? मतलब ये पूछा गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ प्रॉमिसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वैनेडियम इज फाउंड इन विच स्टेट? ये स्टेट कौन सी है? अरुणाचल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है? तो ये जो राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे वैनेडियम का अच्छा खासा जो भंडार या सांद्रण है वो देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में डेपो और तमांग जो है वहाँ पे पहली बार वैनेडियम का बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन देखा गया है। शुद्ध रूप में वैनेडियम एक नरम और धूसर मतलब ग्रे कलर का तत्व है, ये एक एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। और मुख्य रूप से जो इसका खनन है वो लौह अयस्क, कार्बोनेट शेल और फिलाइट्स स्टील स्लैग से प्राप्त होता है। मतलब इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है वो दिया हुआ है। इसका सबसे बड़ा स्टॉक जो है वो चीन के पास है। मतलब फर्स्ट इसके मामले में अगर देखा जाए तो चीन है, और सेकंड रूस है अर्थात रसिया को आप देख सकते हैं, और जो थर्ड पोजीशन है वो साउथ अफ्रीका की। इसे आपने देखा बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर झेल सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, टिकाऊ होता है, बैटरी आदि में यूज़ किया जाता है, स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद 73 को देखिए। डेजर्ट नाइट 21 ये एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, मतलब ये एयर एक्सरसाइज है। तो ये किसके बीच में होता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, या इंडिया और UK के बीच में होता है, या इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है, या इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है? ये जो वायु सेना का अभ्यास है, मतलब वायु अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, ये किन देशों के बीच में होता है? तो भारत तो एक पक्ष ही है, दूसरा पक्ष कौन सा है? ये फ्रांस है। तो इसमें हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में ये हुआ था, और वायु और अंतरिक्ष बल के बीच में ये द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। और एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ये 20 जनवरी से लेकर
जो 24 जनवरी का टाइम था 2021 वाला, ये जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया है। ठीक है, तो इसका वेन्यू भी याद रखिएगा। इसके बाद 74 को देखिए, हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने संयुक्त रूप से ASMI को विकसित किया है। अब ये ASMI है क्या? तो ये मशीन राइफल है, एक ड्रोन है, या एक मशीन पिस्तौल है, या हैंड ग्रेनेड है? इसमें से कौन सी चीज़ है? तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये सी वाला सही होगा। ये एक मशीन पिस्तौल है, ये स्वदेशी है और 9 मिलीमीटर वाली जो मशीन पिस्तौल है उसके तौर पे देखी जा रही है। यहाँ पे DRDO और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 75 रीसा नाम का एक हाथ से बना हुआ कपड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि महिला परिधान या फिर जो हेड गियर है उसके तौर पे देखा जाता है। किस राज्य के स्वदेशी समुदायों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है? मतलब रीसा जो है वो एक हैंड वुवन क्लोथ है, हाथ से बना हुआ है, और इसका इस्तेमाल जो फीमेल गारमेंट्स हैं और हेड गियर्स हैं उनके तौर पे किया जाता है। तो ये किस कम्युनिटी के द्वारा किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, ये आपको देखना है। तो ये मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसमें से कौन सा राज्य होगा? देखिए, रीसा का जो उपयोग है वो यहाँ अगर देखा जाए तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। त्रिपुरा में इसका प्रचलन है। राज्य के तौर पे अगर देखें तो त्रिपुरा होगा, और हाथ से बना हुआ ये कपड़ा है, और इसमें राज्य की पहचान के तौर पे इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत इसको ब्रांडिंग की गई है। इसकी मतलब बेचने का जो काम होता है उसमें इसका ब्रांड कौन सा है? इंडिया हैंडलूम है। पारंपरिक जो त्रिपुरी महिला पोशाक होती है उसमें 3 हिस्से होते हैं, एक रीसा होता है, दूसरा जो है वो रिगाई होता है, और रिकुटू होता है। 3 कपड़े होते हैं जो कि ये धारण करती है। उसके बाद 76 को देखिए, महिला सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन शक्ति, ये कब शुरू किया गया था? यहाँ डेट दी हुई है, 12 नवंबर है, 1 नवंबर है, 17 अक्टूबर है और 1 जनवरी है। 3 जो है वो 2020 वाले हैं, और 1 जनवरी यानी पहली तारीख जो जनवरी की है वो 2021 की है। बताइए डेट कौन सी? तो मिशन शक्ति की जो डेट है वो सी वाली हो जाएगी, 17 अक्टूबर 2020, ये वाला इसका सही होगा। ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, और बलरामपुर से, जो यूपी का बलरामपुर है, वहां से इसे स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद 77 को देखिए, भारत में नए संसद भवन में लोकसभा के सदस्यों की बैठने की क्षमता कितनी होगी? नई संसद बन रही है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विस्टा जो है उसके अंतर्गत ये बनने वाला जो संसद भवन है, इसमें बैठने के जो लोकसभा भवन होगा उसमें सदस्य कितने बैठ सकते हैं? बताइए, 672 लोग बैठ सकते हैं, 783 बैठ सकते हैं, 813 बैठ सकते हैं, या 888 बैठ सकते हैं? तो इसका डी वाला सही है। 888 सदस्यों की यहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था होगी, और ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए जमाने का संसद भवन होगा, क्योंकि पुराना वाला जो वर्तमान नेता है उनकी दृष्टि से बेकार हो चुका है। हालांकि उसमें कोई खराबी नहीं आई है, लेकिन उसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। इसके बाद 78 को देखिए, 78 में कहा गया कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021, इसका थीम क्या था? इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत और भारतीय, आत्मनिर्भर भारत का योगदान, या फिर आत्मनिर्भर भारत और प्रवासी योगदान? बताइए, इसमें से थीम वाक्य जो 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था 2021 का, इसका संस्करण नंबर भी याद रखिएगा, 16वां था ये। इसका थीम वाक्य आपको चुनना है, बताइए कौन सा होगा? तो देखिए, इसका जो थीम था वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, यानी पहला वाला ही इसका सही है। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यही इसका ध्येय वाक्य था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। क्रिकेट का एशिया कप 2020 ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? उसका वेन्यू क्या है? तो आप भी जानते हैं कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, पाकिस्तान। इसकी जो लोकेशन है वो बी वाला सही होगा। एशिया कप 2021 जो है वो श्रीलंका में आयोजित होने वाला है। मतलब 2000 यहाँ अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए, इसका बी वाला सही है, पाकिस्तान, और जो 2021 का आयोजन है वो श्रीलंका में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 80वां देखिए, पुरुष एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता कौन है? ये राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविच है, रोजर फेडरर है, या डोमिनिक थिएम है? इसमें से कौन से विजेता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये राफेल नडाल है, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये स्पेन के हैं और पुरुष एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता है, और फाइनल में इन्होंने नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के थे, उनको हरा दिया था। इसके बाद 81वें प्रश्न को देखिएगा, एक निबल ये कितने के बराबर होता है? मतलब ये 2 बिट्स के बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है। ये कंप्यूटर वाला सेगमेंट है, इसे आप देख रहे हैं। 6 बिट्स के बराबर होता है, या इसमें से कोई भी सत्य नहीं है? तो देखिए, इसका बी हो जाएगा, ये 4 बिट्स के बराबर होता है। मतलब एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। ये आपने देखा, तो बाइनरी वैल्यू की एक इकाई के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद 82 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये यूनिक्स है, लिनक्स है, या विंडोज 95 है? कौन सा इसमें से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर देखा जाता है? एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। फिलहाल इसके तीनों हैं, ये तीनों ही यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि यूनिक्स है, लिनक्स है और विंडोज 95। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 90 यहाँ पे आप देख रहे हैं 83, जो ब्लैंक पोजीशन है वो पहले ही दी हुई है, खाली स्थान है, और उसके बाद कहा गया है कि यह एक विशेष कार्यक्रम है जो कि एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कथनों को प्रोसेस करता है और उन्हें मशीन लैंग्वेज में या कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कि प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब यह है कि इज़ अ स्पेशल, यहाँ पे आप देख लीजिए, इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस स्टेटमेंट रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टर्न देम इनटू मशीन लैंग्वेज और कोड दैट कंप्यूटर्स प्रोसेसर यूजेस। तो इसमें से कौन सा होगा? ये कैश है,
या फिर कंट्रोल यूनिट है, या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी ALU के बारे में कहा जा रहा है, या फिर ये कंपाइलर है। इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कंपाइलर। इसमें से जो राइट आंसर इसका है वो कौन सा है, कंपाइलर होगा। कंपाइलर एक विशेष कार्यक्रम होता है जो कि विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, और यह पूरे प्रोग्राम का जो अनुवाद होता है उसको एक ही बार में पूरा कर लेता है, ताकि अनुवाद के क्रम में कहीं अगर गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो उसको ये बता सके, मतलब एक बार में ये कर लेता है। ठीक है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, इसका कंपाइलर होगा। इसके बाद 84 को देखिएगा, मुद्रण के पहले पृष्ठ का पुनरावलोकन या पूर्वावलोकन करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। मतलब आप जो यहाँ पे शॉर्टकट की अपनाते हैं प्रीव्यू लेने के लिए, जैसे पेज का आप प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे आप कौन सी की को अप्लाई करेंगे। ये CTRL+F2 होता है, कमांड यहाँ दिया हुआ है, तो CTRL+F2 आप दोनों साथ में दबाते हैं, या CTRL+F6 वाली कुंजी होती है, या शिफ्ट और F1 जो कुंजियाँ होती हैं उनको आप कीबोर्ड पर एक साथ दबाते हैं ताकि आपको प्रीव्यू दिखाई दे जाए, या जो आल्ट वाली कुंजी होती है और इंटर का बटन होता है उसको आप एक साथ प्रेस करते हैं। इसमें से कौन सा होगा। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका ए वाला सही है। CTRL+F2 को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये प्रीव्यू आपको शो करेगा, मतलब किसी भी जो प्रिंटिंग वाले पेज होते हैं उसका आप प्रीव्यू ले सकते हैं। फाइलों के बीच में जो बढ़त है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट है, इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि यूज़ फॉर मूविंग बिटवीन फाइल्स, इसके लिए आप जो CTRL+F6 है अर्थात दूसरा वाला है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ए वाला होगा। और अगर आपको Shift+F1 दबाना है तो इससे क्या होगा, इसमें इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन ये आपको पता लगेगा, और Alt+Enter दबाने पर फॉर रिपीटिंग द लास्ट प्रोसेस ये इसका पूरा कमांड होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका ए सही था। 85 यहाँ पर कहा गया है EPROM के बारे में, तो EPROM का पूरा नाम क्या है। EPROM ये शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रन ओनली मेमोरी, या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या नॉन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा नाम है, और यह एक रीड ओनली मेमोरी का वेराइटी है या प्रकार है, जिसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये सी वाला हो जाएगा। 86 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और यूनेस्को की स्टैब्लिशमेंट 1946 में हुई थी। इनकी डेट और जो हेडक्वार्टर है उसको ध्यान दीजिएगा, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो आप बताइए कि इसमें से नॉट ट्रू यानी जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है। कोई एक तो इसमें से गलत है कम से कम, और वही आपको चुनना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। तीसरा वाला गलत है जिसमें यूनेस्को के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बाकी दोनों इसमें एकदम परफेक्ट है। पहला कहा गया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1919 में होती है, और हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये वाशिंगटन DC में है। लेकिन यूनेस्को के विषय में जो कहा गया, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ये इंफॉर्मेशन है, इसका डी हो जाएगा। 87 को देखिए, SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, यानी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। अब ये किसके द्वारा बनाया गया है, मतलब इसकी क्रिएशन किसने की है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC जो है उसके द्वारा इसे बनाया गया है, या वर्ल्ड बैंक ने इसे डेवलप किया है, या जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने इसे बनाया है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। 87 और 87 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा IMF के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये इसे बनाया हुआ है। SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, जैसा कि आपने यहाँ देखा, और 1969 में IMF ने अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के तौर पे, सप्लीमेंट के तौर पे इसे बनाया था। और SDR का मूल्य 5 मुद्रा जो होती है, जिसमें कि अमेरिकन डॉलर होता है, यूरो होता है, इसके अलावा चीन का जो रोम्बिनी होता है, जापानी येन होता है, और ब्रिटिश पाउंड होता है, स्टर्लिंग के एक बास्केट पर ही आधारित है। मतलब इसमें जो मुद्राएं शामिल की गई हैं उसे बताया गया है। और SDR IMF पे न तो मुद्रा है और न ही दावा है, मतलब ये क्या चीज़ है, नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका डी वाला सही। 88 को देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये लोकेश कुमार प्रजापति हैं, सुधा यादव है, भगवान लाल साहनी है, ये नाम दिया हुआ है, या कौशलेंद्र सिंह पटेल है। यहाँ बात हो रही है हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब वर्तमान में जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है इस कमीशन के, जो कि बैकवर्ड क्लासेस का है, वो कौन से देख लीजिए और बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये डॉक्टर भगवान लाल साहनी है। ठीक है, ये वर्तमान में विराजमान है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की हैसियत से। डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति जो है ये उपाध्यक्ष है, जबकि कौशलेंद्र सिंह पटेल और डॉक्टर सुधा यादव ये सदस्य हैं, मतलब इसी से संबंधित है लेकिन उनकी हैसियत दूसरी। इसके बाद 89 को देखिए, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको रिलीज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, या फिर इसमें आप देखिए तो यूनेस्को का नाम आता है, या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। इसमें से कौन सा होगा। तो इसे, ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं,
इसे जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही सही है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा और पर्यटन जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है उसको जारी किया जाता है। 2007 में पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के माध्यम से ये इंडेक्स जारी होते हैं। तो जो रिपोर्ट पहली वाली पब्लिश की गई थी वो 2007 की है। सूचकांक उन कारकों का मापन करता है जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में किसी देश को आकर्षक बनाते हैं, यानी आकर्षण का केंद्र बनाते हैं, और पर्यटन एक उद्योग के तौर पर देखा ही जाता है। 2019 की रैंकिंग में स्पेन पहले स्थान पर था, इसकी पोजीशन अगर आप देखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90 को देखिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वर्तमान में मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है, पीयूष गोयल है, धर्मेंद्र प्रधान है या प्रकाश जावड़ेकर है? यहाँ पे व्यक्तियों के नाम दिए। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? तो इसमें आप जानते हैं कि कौन है, ये ए वाले होंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन। ए वाला ही ऑप्शन सही है। वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री भी हैं। ये इनकी और जो पदवी है उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 91 को देखिए, 91, रोकेला सिटोरिया, ये क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मतलब ये जो चीज़ है, अभी ये क्या चीज़ है ये भी पता लगेगा, ये है क्या, और उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये वैक्सीनेशन, मतलब जो टीका होता है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फैटी एसिड को बनाने में यूज़ होता है, लिटमस में यूज़ होता है, या फिर एस्टर बनाने के लिए यूज़ होता है। कौन से पदार्थ के निर्माण में ये इस्तेमाल किया जाता है? तो आप जानते हैं कि ये लिटमस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रोसेला सिटोरिया है क्या चीज़? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कवक की एक वेराइटी है, मतलब कवक की एक लाइकेनाइज्ड प्रजाति है रोसेला। इसमें सिटोरिया का नाम आप देख रहे हैं, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो टी से स्टार्ट होती है, और ये लाइकेनाइज्ड स्पीशीज है फंगी की। आगे बढ़ते हैं, इसका सी वाला सही है। 92 को देखिए, 92 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, उसे आपको मिलान करना है। तो एक तरफ एसिड का नाम दिया है और वो नेचुरल कहाँ पे पाया जाता है, नेचुरली उसका जो सोर्स है वो आपको इसमें से मिलान करना है। तो एसिटिक एसिड है, सल्फेनिक एसिड है, मैलिक एसिड है और मैथेनोइक एसिड है। ये जो एसिड है इन्हें मिलान करना है आपको ओनियन से, विनेगर से, इसके अलावा लोबेस्टर का जो डंक होता है उससे, और एप्पल से। बताइए इसमें से कौन सा मिलेगा, मतलब किससे मिलेगा? अब देखिए यहाँ लोबस्टर दिया है, यहाँ पे स्कॉर्पियन दिया है, तो ये थोड़ा सा अनुवाद की गड़बड़ियाँ हैं। फिलहाल जो जहरीले कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके डंकों में जो जहर पाया जाता है या जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है ये आपको चुनना है। इसे मिलान करके देखिए कि कौन सा किससे मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसे मिलाएंगे, यानी दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यही इसकी सही मैचिंग हो जाएगी। यानी एसिटिक एसिड का जो स्रोत है वो सिरका है, सल्फेनिक एसिड का जो स्रोत है वो प्याज है, मैलिक एसिड जो आप देख रहे हैं उसका स्रोत सेब है, और मैथेनोइक एसिड ये बिच्छू और नेटल का डंक जो होता है, चींटी का डंक होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसे मैथेनोइक एसिड कहा जाता है और इसका जो प्रचलित नाम है वो फार्मिक एसिड है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहले वाले में कहा गया कि जो क्रैकर्स होते हैं, यानी पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर्स, उनसे उत्पन्न सफेद प्रकाश, अगर सफेद रंग की रोशनी उत्पन्न हो रही है तो ये मैग्नीशियम की वजह से होती है, और पटाखे से अगर लाल रंग की रोशनी हो रही है तो ये स्ट्रॉन्शियम की वजह से होती है। और अगर हरे रंग का वो रोशनी कर रहे हैं, आतिशबाजी जो होती है उसमें अलग अलग रंग के प्रकाश आप देखते हैं, तो उन रंगों के लिए जिम्मेदार जो रसायन होते हैं उनके नाम यहाँ दिए हैं। तो कहा गया कि हरे रंग की अगर रोशनी हो रही है तो वो बेरियम की वजह से होती है। तो आप बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, सब के सब जितने भी हैं वो एकदम से सच बोल रहे हैं, कोई झूठा नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, जब ये गलत नहीं है तो इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। 94 को देखिए, इसमें से रॉयल वाटर या रॉयल एसिड किसको कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रॉयल वाटर या रॉयल एसिड? ये कार्बोनिक एसिड है या जेट्रोफा है या एक्वारेजिया है या इसमें से कोई नहीं? बताइए। तो आप जानते हैं कि ये महाराज कौन है, ये एक्वारेजिया है, और एक्वारेजिया इतना खतरनाक होता है कि इससे उठने वाली जो वाष्प होती है, मतलब इसके जो एक्वारेजियन क्लाउड्स होते हैं, वही अगर किसी मनुष्य की त्वचा के संपर्क में आए तो ये चमड़ी और हड्डी तक को गलाने का सामर्थ्य रखते हैं। और एक्वारेजिया में अगर आप सोने को डाल दें, मतलब स्वर्ण को डाल दें, AU इसका सिंबल होता है और 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको अगर आप एक्वारेजिया में डुबो देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसमें डाइल्यूट हो जाएगा, घोल दिया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति होती है। और ये दो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है। कौन कौन से एसिड होते हैं आप बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, मतलब कौन कौन से प्रबल जो कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल होते हैं उनको मिलाने से एक्वारेजिया बनता है। इसे अम्लराज भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्लेटिनम को भी ये गला देता है और सुनारों के यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है सोने या प्लेटिनम को गलाने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं 95। अगर गिलास में रखी हुई शराब को कुछ मात्रा में वाष्पीकृत कर दिया जाता है या कुछ मात्रा में वो वेपोराइज हो जाती है तो इस रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? शराब यानी अल्कोहल की बात हो रही है तो ये वेपोराइज हो रही है। अब ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये वाष्पीकरण कहलाएगी या ऊर्ध्वपातन कहलाएगी या दोनों कहलाएगी या इसमें से कोई नहीं होगा? तो आप जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या चीज़ होती है। ऊर्ध्वपातन में जो ठोस पदार्थ होता है वो सीधे सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी सॉलिड स्टेट से सीधे सीधे उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गैसियस स्टेट में हो जाता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, तो ऐसी कंडीशन में ऊर्ध्वपातन तो होने से रहा, बचता है इवेपोरेशन और वही सही है, मतलब वाष्पीकरण हो रहा है तो उसको सीधा सीधा हम इवेपोरेशन कहेंगे, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे पानी हो।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 96 को देखिए। वजनहीनता यानी जो वेटलेसनेस होती है उसकी वजह से, मतलब यहाँ दिया हुआ है कि वह किस स्थिति में होती है, मतलब आपको अपना भार शून्य महसूस होगा, लगेगा कि आपके अंदर कोई वजन नहीं है या वह वस्तु जो है उसका भार शून्य महसूस होगा। ऐसी स्थिति कब होती है? जब आप पृथ्वी के केंद्र में होते हैं या एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई लिफ्ट के अंदर होते हैं, मतलब लिफ्ट की जो रस्सी और उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गए हैं और वो तेजी से नीचे जा रही है, मतलब स्वतंत्र रूप से गिर रही है, कोई कमांड उसके ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपना भार आपको जीरो महसूस होगा। या स्पेस में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना भार जीरो महसूस होगा। इसमें से कौन सा होगा? वेटलेसनेस की जो कंडीशन है वो इसमें से किस अवस्था में आएगी बताइए? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। ये तीनों ही कंडीशन होंगी। सेंटर ऑफ द अर्थ में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो भार है वो जीरो महसूस होगा। और इसके अलावा अगर आप फ्री फॉलिंग लिफ्ट में सवार हैं और नीचे की ओर आप एक्सीडेंटली गिर रहे हैं तो आपको लगेगा कि जो वजन है वो जीरो हो गया है। और स्पेस में अगर आप हैं तब भी आपको अपना भार जीरो महसूस होगा। ये स्थितियाँ हैं, मतलब ये शून्य जी फोर्स के तौर पर देखा जाता है, जीरो जी फोर्स इसको कहा जाता है। और वजनहीनता की स्थिति इन तीनों ही कंडीशन में पाई जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं 97 को देखिए। गैस का तापमान बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की गति क्या हो जाएगी? ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। और एक चीज़ और है कि जो ठोस माध्यम होते हैं उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक मीडियम आवश्यक होता है, बिना माध्यम के ये नहीं चल सकती। और यही कारण है कि चंद्रमा पर अगर आप बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो सुन नहीं पाएगा, चाहे आप जितना ही चिल्लाएं। इसके लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उनका सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है और एटमॉस्फेयर ही सबसे बड़ा माध्यम होता है ध्वनि के संचलन का। तो आप बताइए कि गैस का तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी, या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा? तो देख लीजिए इसमें कौन सा होगा। देखिए वो बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल जो है वो तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगी। इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीज वाला। गैसों में तापमान वृद्धि पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है और घनत्व अगर कम हो जाता है तो भी गति बढ़ जाती है, ये भी चीज़ है। और गैस में आर्द्रता ज़्यादा होगी तब भी ध्वनि की गति ज़्यादा होगी। मतलब देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी बढ़ेगी, और ह्यूमिडिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी तो भी इसमें मात्रा जो ध्वनि की चाल की है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद 98 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा गया कि राइजोबियम लेगुमिनोसारम, ये नाम है विचित्र सा, ये गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम ये अलग अलग एजेंट करते हैं, तो उसमें से ये है जो कि गेहूं के खेत में पाया जाता है। और एनाबीना जो है ये धान की फसल में नाइट्रोजन की फिक्सिंग का काम करता है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको मृदा में फिक्स करने का काम ये माध्यम मतलब इसमें दिए हुए हैं। तो आप देख लीजिए गेहूं के खेत की बात की जा रही है और धान की फसल की बात की जा रही है, कौन सा सही है इसमें से? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि धान का जो एनाबीना दिया है वो तो सही है, लेकिन जो राइजोबियम लेगुमिनिसारम दिया है ये मटर की फसल के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। एनाबीना, एजोला, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब धान के खेत में नाइट्रोजन निर्धारण को बढ़ावा देते हैं और ये जो बायो फर्टिलाइजर है उसके तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिलहाल इसका बी वाला सही। 99 को देखिए। क्रिस्पर या जो Cas9 है ये तकनीक किससे संबंधित है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और यहाँ दिया हुआ है। देखिए 2019 में ये प्रश्न प्रीलिम्स जो यूपीएससी का था उसमें पूछा गया था, हालांकि तरीका दूसरा था, मतलब उसमें स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो ये जेनोम एडिटिंग से जुड़ा हुआ है, कीमोथेरेपी से जुड़ा हुआ है, बाईपास सर्जरी से इसका कनेक्शन है, या HIV से ये जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये जेनोम एडिटिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब जो जीनोम एडिटिंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत खतरनाक हो सकती है, मतलब इसके रिजल्ट इतने ज़्यादा घातक हो सकते हैं कि आप जीनों में बदलाव करके और कई सारे जो जीव जंतु हैं उनके जेनेटिक जो संरचना है उसको मिक्स करके किसी अजेय जीव का निर्माण कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिंसक हो सकता है या विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, इस पर आई हुई एक फिल्म है, काफ़ी पुरानी है, रैम्पेज, मतलब आज से कुछ साल पहले आई थी, उसको देखिएगा। रैम्पेज में इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ब्यौरा दिया गया है, हालांकि फिल्मी मसाला है लेकिन फिर भी। इसके बाद 100 देखिए। इसमें ये कहा गया कि कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, मतलब नॉट करेक्टली मैच है। तो विटामिन डी ये कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, मतलब इनका रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन के जो है इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, और B12 जो है इसको फोलिक एसिड कहा जाता है। तो आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है? इसका जो डी वाला है वही गलत है। टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का नाम दिया है, जबकि सही बात क्या है इसे आप देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बी नहीं बल्कि डी होगा। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं होगा, बी वाला तो सही है। टोकोफेरॉल ई को ही कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल ये डी का नाम है, लेकिन यहाँ जो B12 को फोलिक एसिड कह दिया है यही वाला गलत है। B12 जो विटामिन B12 है इसका नाम क्या है? ये साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन इसको कहा जाता है। और फोलिक एसिड किसका नाम है? तो ये विटामिन B9 का है। विटामिन बी का परिवार काफी बड़ा है, तो विटामिन B9 को माफ कीजिएगा फोलिक एसिड कहा जाता है। और जो B12 आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको साइनोकोबाल्मिन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसका डी वाला गलत है। और यहाँ पर हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है, लेकिन ये सीरीज आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।